हाँ खुदा। करे अरे प्रारंभ? यार हाँ करो करो करो। पापा का फोन आ गया था क्या? आओ, पापा कहाँ फोन करते यार। फिर कौन फोन कर रहा था? चलो चालू करते हैं प्रारंभ हम। ये इसमें आयुर्वेद वाला नहीं लिखा है क्या? चलो, अपने जो फर्स्ट ईयर वाले नोट्स थे उसमें से अपने जो एमपीपीएससी के सिलेबस है, ना आयुर्वेद का इतिहास है उसमें, ना रचना शारीर है, ना ही अपना क्या बोलते पदार्थ विज्ञान है, ना संस्कृत है। केवल एक टॉपिक अपने को पढ़ना है, क्रिया शरीर वाला, फर्स्ट ईयर वाले नोट से, ठीक है ना। तो आयु पढ़ने से पहले अपन आयुर्वेद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आयुर्वेद क्या होता है भैया? आयुष वेदा आयुर्वेदा, वैदिक शब्दकोश की डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। अपन ने उस समय देखा था, इसमें लिखा नहीं है क्या? चलो इसमें देख लो भैया क्या क्या है। तो आयुर्वेद जो होता है, आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या होती है? आयुष वेदो आयुर्वेदो, कहाँ लिखा हुआ है? ये वैदिक शब्दकोश में लिखा हुआ है। अपना पहला टॉपिक है ना आयुर्वेद के बारे में अपने को जानना है। तो ऐसा एमपीपीएससी अपने से ये पूछता है ना कि ये लाइन किस आचार्य का, ये किसने कहा, ये डेफिनेशन किसकी है, ऐसे प्रश्न आते हैं, थोड़े देख लेते हैं। तो आयुष वेद आयुर्वेद मतलब आयुष के बारे में जो वेद है उसे आयुर्वेद कहा जाता है, वैदिक शब्दकोश से ऐसा बोलता है, ठीक है ना। और निरुक्ति देखते हैं अपन, इसमें निरुक्ति क्या है भैया? तो आयुर अस्मिन विद्यते अनेन व आयुर्विद्यन्ति इति आयुर्वेद, बचपन से अपन रटते हैं, सुश्रुत सूत्रस्थान के पहले चैप्टर में श्लोक डेफिनेशन लिखी हुई है। कौन सी लिखी हुई है? कि आयुर अस्मिन विद्यते अनेन व आयुर्वेदिकम, ये जो होता है क्या होता है अपना इसमें सुश्रुत सूत्र स्थान के प्रथम चैप्टर में आयुर्वेद की परिभाषा या आयुर्वेद की निरुक्ति वहां पे दे रखी है। फिर काश्यप के विमान स्थान में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है, आयुर अनेन ज्ञानेन विद्यते ज्ञायते विदन्ते लक्ष्यते, जीएल गेट लॉस्ट करते हैं काश्यप को, बच्चे वाला डॉक्टर है ना। तो जिसमें किसमें ज्ञायते और लक्ष्यते ये दोनों टर्म किसमें आता है? तो काश्यप वाली ये डेफिनेशन में आता है ना, ज्ञायते विद्यते लक्ष्यते इति आयुर्वेदम, ये काश्यप वाला हो गया, ठीक है ना। तो वैदिक शब्दकोश ने क्या बोला? आयुष वेद आयुर्वेद, छोटी सी डेफिनेशन वैदिक शब्दकोश ने दी। निरुक्ति किसने दी आयुर्वेद की? तो आचार्य सुश्रुत ने दी है। फिर काश्यप ने एक अलग डेफिनेशन दे दी। बाकी अपने को बचपन से रटी हुई है, चरक वाली सबको पता है आयुर्वेद की डेफिनेशन, हितायतम सुखम दुखमायुस्तत्सम हितायतम मानम च तत्र यत्रोक्त आयुर्वेदम स उच्यते, आयु के लिए क्या हितकर है, क्या हितकर है, ठीक है ना। इसके मान का जो ज्ञान जिस शास्त्र में अपने को देते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। व्यवहारिक परिभाषा क्या दे रखी है आयुर्वेद की? तो आयुर्हिताहितम व्याधि निदान शमनम विद्यते यत्र वेद। तो अपने से पहले पूछेगा कि आयुर्वेद की व्यवहारिक परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो आयुर्वेद की व्यवहारिक परिभाषा किसने दी है? भाव। तो देखो व्यवहार, अपने व्यवहार जो होता है ना, तो व्यवहार बड़े भाव प्रेम रखना पड़ता है। जैसे किसी से अपने व्यवहार बन गए तो भाव प्रेम से रहना पड़ता है। जैसे व्यवहार कौन बनाते हैं? भाव प्रेम से बनाते हैं। तो व्यवहारिक परिभाषा किसने डाली है? भाव प्रकाश ने दी है, ठीक है ना। क्या है उसमें? आयु के हित अहित के लिए क्या अपने को खाना चाहिए, मतलब कैसे व्याधि, क्या व्याधि का निदान है, कैसे व्याधि शमन होती है, कैसे व्याधि की चिकित्सा होती है, सारी जो व्यवहारिक परिभाषा ये किसने दी है? भाव प्रकाश ने दी है, ठीक है ना। आयुर्हिताहितम व्याधि निदान शमनम विद्यते तत्र विद्य भी स आयुर्वेद उच्यते, ये किसने दी? भाव प्रकाश ने। तो अपन ने अलग अलग डेफिनेशन देख ली। आयुर्वेद की शब्द की व्युत्पत्ति आयुष वेद आयुर्वेद वैदिक शब्दकोश ने दे दी। आयुर्वेद की निरुक्ति आचार्य सुश्रुत ने दे दी कि आयुरस्मिन विद्यते अनेन आयुर्विदन्ति इति आयुर्वेदम, ये सुश्रुत ने निरुक्ति दे दी सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में। फिर काश्यप ने ज्ञायते विदन्ते लक्ष्यते वाली डेफिनेशन दे दी। चरक की जो ब्रह्मास्त्र डेफिनेशन है, हितायतम सुखम दुखमास्तम हितायतम, चरक सूत्र एक में दे दी। फिर व्यवहारिक परिभाषा, तो जिससे व्यवहार बनाने पड़ते हैं तो भाव प्रेम से रहना पड़ता है, भाव प्रकाश ने दे दी, जिसमें व्याधि के निदान और शमन की सारी जानकारी पे प्रकाश डाला है, सारी जानकारी अपने को होना चाहिए। फिर आयुर्वेद का प्रयोजन बचपन से अपने को पता है भैया, दो बार चरक ने दे रखे हैं, एक चरक सूत्र एक में दे रखा है, एक चरक सूत्र 30 में दे रखा है। पहले चरक सूत्र एक वाला पढ़ते हैं। चरक सूत्र एक में लिखा गया है कि धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र प्रयोजनम, तो ये आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है। क्या? धातु की साम्य करने की जो क्रिया है वही आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है, चरक सूत्र एक में दे रखा है। फिर चरक सूत्र 30 में आ जाते हैं। चरक सूत्र 30 में प्रयोजनम च अस्य
स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। बताने की मुझे जरूरत नहीं, अब अपन इस स्टेज में आ सकते हैं कि इसको ये सब याद है ना। पहले क्या लिखा है, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, फिर आतुर के विकार का शमन करना। आचार्य सुश्रुत ने इसी को उल्टा कर दिया है, व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षम स्वस्थ रक्षण, सुश्रुत सूत्र 1 में। ठीक है, इतना अपने को याद है। आचार्य चरक ने आयुर्वेद के 2 प्रयोजन माने, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी के रोग का उन्मूलन करना, पता है अपने को। सुश्रुत ने भी आयुर्वेद के 2 प्रयोजन माने, किंतु उनका क्रम आचार्य चरक से भिन्न है। पहले वे व्याधि से ग्रसित व्यक्ति की व्याधि को दूर करते हैं, दूसरे नंबर पर स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। फिर अष्टांग आयुर्वेद का क्रम पूछेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अपने एमपीपीएससी के सिलेबस में भी अष्टांग आयुर्वेद के बारे में दे रखा है कि सबके बारे में। ऑब्वियसली हर एक सब्जेक्ट अपन पढ़ेंगे तो उस सब्जेक्ट में अपना क्या हो जाएगा, वो तो रहेगा। इसे अपने को क्या बोलते हैं, हाँ, हर एक सब्जेक्ट में अपने को पढ़ना तो यही सही कि काय चिकित्सा में काय चिकित्सा की डेफिनेशन, शालाक की अपन ने शालाक की, शल्य में शल्य की डेफिनेशन पढ़ेंगे, अगध में अगध की, भूत विद्या, कोमारवती, ऐसे सब की डेफिनेशन अपने को पता है। किसने कौन सा क्रम माना है, तो अपने को पता है भाई ये चरक का अपन चरक का काय चिकित्सा से चालू है, सुश्रुत का शल्य से चालू है, ठीक है ना। तो चरक का ट्रिक क्या है, काशाश विभू को ऐसे करके अपन ने याद किया था ना, काशाश मतलब काय चिकित्सा, शालाक की शल्य, फिर विभू को विषगर वेरोदिक, भूत विद्या, कोमारभत, और आखिरी में रसायन वाजीकरण। ठीक है ना, तो 2 ट्रिक अपने को याद करनी थी, काशाश विभू को और सुश्रुत का काबू कोगद ऐसे करके। शल्य शालक के तो कॉमन आ जाएगा शुरू में, फर्स्ट और सेकंड, फिर काबू कोगद ऐसे करके अपन ने पढ़ा था। वाग्भट का अपने को श्लोक याद है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरावर्षान। ठीक है, फिर क्या, काश्यप का एक याद रखना है कि काश्यप ने कोमार वृत्त को पहले नंबर पर रख दिया है। काश्यप ने और क्या किया था, वाजीकरण को हटा दिया था और अगध और विष दोनों को रखा था। फिर राज निघंटू ने द्रव्य गुण रोग निदान को ऐड किया था। ठीक है ना, इतना अपने को याद रखना। ये अष्टांग आयुर्वेद के बारे में अपन ने इतनी चीजें क्या कर ली है, पढ़ ली। ठीक है, चलो अब अपन आ जाते हैं अपनी आयु से, है ना। ठीक, इतना अपन ने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, आयुर्वेद की डेफिनेशंस पढ़ ली अच्छे से कि आयुर्वेद में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था, आयुर्वेद की निरुक्ति पढ़ ली अपन ने, फिर आयुर्वेद की काश्यप के अनुसार डेफिनेशन पढ़ ली, चरक के अनुसार डेफिनेशन पढ़ ली, व्यवहारिक परिभाषा जो अपने भाव प्रकाश ने दी है वो पढ़ ली, प्रयोजन पढ़ लिए, चरक और सुश्रुत दोनों के द्वारा रेफरेंस भी याद रखना है। आज आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन बताया, चरक ने धातु साम्य क्रिया, और आयुर्वेद का प्रयोजन तो अपने को याद ही, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर के विकार का शमन करना। सुश्रुत का क्रम बस पूछ लेगा अपने से, फिर अष्टांग आयुर्वेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चरक का एक कोड में खत्म कर देंगे अपन, कौन सा, काशाश विभू को ऐसे करके चरक का बन जाएगा। सुश्रुत का क्या है, काभू कोगद ऐसे करके बन जाएगा, रसायन वाजीकरण में जाएगा। वाग्भट का अपने को श्लोक याद था, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरावर्षा। काष्टप ने क्या किया था, कोमार वृत्ति को टॉप पे रख दिया और वाजीकरण को हटा दिया है, विष और अगध को ऐड कर दिया, मतलब अगध और विष दोनों माने हैं। ठीक है ना, वाजीकरण हटा दिया, बाकी तो सारे के सारे सेम रहेंगे। राज निघंटू ने द्रव्य गुण और रोग निदान को ऐड किया है और शालाक्य और वाजी को हटाया। इतना सब याद रखना, बस तुमसे पूछेगा वाजीकरण को अष्टांग आयुर्वेद, सॉरी, द्रव्य गुण और रोग निदान को किसने रखा है, तो राज निघंटू ने रखा है, अपने को ये पता है। चलो अब आते हैं अपन आयु से पढ़ते हैं। आयुर्वेद के बारे में इतनी जानकारी अपन ने ले ली, अष्टांग आयुर्वेद के बारे में अपन ने जान लिया, अब आयु के बारे में अपन पढ़ते हैं। आयु क्या होती है भैया, तो आयु इति जीवित कालम, जितने समय अपन जीवित रह रहे हैं उस जीवित काल को क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। निरुक्ति नहीं याद रखना भैया, ये परिभाषा अपने को याद रखना है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगी धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय उच्यते। कुछ याद नहीं रखना, अपने से पूछा जाएगा, पहली बात तो ये पूछा जाएगा, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग डैश 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 क्या बोलता है, तो किस किस को, शरीर का, शरीर में इंद्रियों का, सत्व मतलब मन से, आत्मा से जो संयोग होता है उसी को अपन धारी कहते हैं, उसी को जीवित कहते हैं, उसी को नित्य कहते हैं, उसी को अनुबंध कहते हैं। ये चारों एक दूसरे के पर्याय हैं। और एक कौन सा, चेतना अनुवृत्ति चरक सूत्र 30 में आ जाएगा। तो अपने को ये आयु के क्या 5 पर्याय याद रखना है, धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध और चेतना अनुवृत्ति। ठीक है ना, ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं इसको। फिर आयु के पर्याय देख लिया अपन ने पांचों, धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध, चेतना अनुवृत्ति। ठीक है ना, चेतना अनुवृत्ति कहां पे, चरक सूत्र 30 में। ठीक है, फिर आयु के पर्याय होगा, काल के भेद 2 होते हैं, ये नित्यक जो आयु का पर्याय है और किसका है, काल का भेद है। इतने छोटे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे। काल के 2 भेद होते हैं, नित्यक और आवस्तिक, है ना। तो नित्यक किसका, काल का भेद होता है, आयु का पर्याय होता है। ठीक है ना, इतने छोटे क्वेश्चन अब नहीं देंगे। फिर दोषों के 2 भेद होते हैं, दोषों में जब देखेंगे, है ना, अनुबंधी और अनुबंध होता है। मैंने बोला अनुबंधी स्वतंत्र होता है, अनुबंध किसी से अपन अनुबंध कर देते तो अपन क्या हो जाते हैं, परतंत्र हो जाते हैं। आगे देखेंगे दोष के कितने भेद होते हैं, 2, अनुबंध और अनुबंधी वाले भेद से। ठीक है, फिर आयु के प्रकार वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो एमपीपीएससी का अगर तुम पुराने 2-3 साल के पेपर कहीं भी सोल्व करोगे ना, तो
ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं। आयु के कितने प्रकार के होते हैं, चरक के अनुसार वृद्धावस्था कितनी, जो बेसिक क्वेश्चन, डीप नहीं पूछता अंदर का ना, सुपरफिशियल अपन गलत, अभी अपने से आयु के प्रकार है तो अपन भूल जाएंगे। तो आयु के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं चरक के अनुसार, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयु के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। अंदर का नहीं याद रखना, सिर्फ अपने को संख्या याद रखनी है कि आचार्य चरक ने आयु के कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए। फिर सुश्रुत अनुसार आयु कितनी होती है, 3 होती है। सुश्रुत बोलते हैं एक होता है दीर्घायु, एक होता है मध्यम आयु, एक होता है अल्पायु। ठीक है ना, बस अपने को संख्या संख्या याद रखना है। आचार्य चरक ने 4 प्रकार की आयु बताई है, आचार्य सुश्रुत ने 3 प्रकार की आयु बताई है। ठीक है ना। फिर कुल आयु की संख्या बताई गई है। चरक बोलते हैं कुल आयु कितनी होती है, 100 वर्ष होती है, उसको डिवाइड उन्होंने किया। सुश्रुत बोलते हैं 101 वर्ष होता है। शाड़ंगर, सिर्फ शाड़ंगर की याद रखना है ना, 120 वर्ष की होती है, जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे कब कब किस किस का नाश होता है। फिर आयु के डिटेल वाला ये अपने से कभी नहीं पूछेगा। ठीक है ना, क्या होता है। अब आ जाओ डायरेक्ट अपन स्वस्थ पे। स्वस्थ पे आ जाते हैं भैया। तो स्वस्थ कहाँ पे दे रखा है, स्वस्थ की परिभाषा चरक सूत्र 21 में समसहनन पुरुष के रचना चरक ने दे रखे हैं। और सुश्रुत की स्वस्थ की परिभाषा सूत्र स्थान के सुश्रुत सूत्र के 15 वाले चैप्टर में दे रखी है। क्या दे रखी है, अग्नि वाले, ये सूत्र बोल रहा हूँ ना, चिकित्सा स्थान में। सम दोष समाग्निस सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थम इति विदे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, क्या बोल रहे हैं भैया, सुश्रुत के सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में ये लिख रखा है कि सम दोष हो, सम अग्नि हो, सम धातु मल क्रिया हो, प्रसन्न आत्मेंद्रिय हो। ये किसकी परिभाषा, पूरा श्लोक दे देगा, डिस डिस कर देगा, सबसे बन जाएगा, ज्यादा समझ नहीं दे रहे। स्वस्थ हो गया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, दोष पे आ जाते हैं। दोष कैसे होते हैं भैया, तो परिभाषा देखते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, अभी मैं सोल्व कर रहा था, उसमें पूछा गया था कि मानसिक दोष की संख्या कितनी होती है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना, ज्यादा डीप में अपने को देखना नहीं, जितना एपीजीटी के लिए पढ़ते हैं। परिभाषा, दुष्यंती इति दोषा। इति का मतलब क्या होता है, पुराना होता है। अपन ऐसे याद करते थे भैया, जहां जाए जिस श्लोक में इति आ जाए, मतलब इस श्लोक किसका है, चरक का है। जो दूसरों को दूषित करे उसे दोष कहते हैं, चरक की डेफिनेशन है। जिसमें दूषणात् दोषा, रसनात् रसा, ऐसे करके सारी डेफिनेशन जो होती है ऋणात् नात् वाली, वो किसकी, शाड़ंगर की होती है। ठीक है ना, रसनात् रसा, दूषणात् दोषा, और क्या बोलते हैं, दातनात् धाता, ऐसे करके जो जो भी होती है श्लोक, वो किसकी, शाड़ंगर की होती है। दूषणात् दोषा किसकी है, शाड़ंगर की। ठीक है ना। 2 प्रकार के दोष होते हैं, एक होते हैं शारीरिक दोष। शारीरिक दोष कितने, 3 प्रकार के होते हैं, वात पित्त और कफ। इनमें वात प्रधान होता है, अपने को बचपन से पता है। दोषों की संख्या, वात पित्तम कफश्चो शरीरे दोष संग्रह। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो दोष संग्रह वाला श्लोक किसका है, चरक का है। देखो सुश्रुत का मैंने बताया था, श्लेष्मा सिर्फ सुश्रुत वर्ड करते हैं, तो वात पित्त कफ की जगह श्लेष्मा आ जाए तो वो किसका श्लोक आ जाएगा, सुश्रुत का आ जाएगा। फिर अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय का त्रयो वर्ड लेना है अपने को, अष्टांग हृदय। इसमें क्या, वात पित्त कफस्येति त्रयोदोष समासतम, त्रयो वाला आ जाएगा। ठीक है ना। फिर काष्टप वाले में वात पित्त कफा दोषा शरीर व्याधि हेतव। ठीक है ना, तो शरीर और व्याधि मतलब दोष और डिजीज, बच्चों को व्याधि ज्यादा होते हैं ना, तो व्याधि वाला टर्म किसका है, काश्यप का है। नहीं आएगा इतने डिटेल का, लेकिन अपने को बचपन से याद, मतलब फर्स्ट ईयर से याद है, तो अपन याद कर रहे हैं। कौन कौन सा, वात पित्त कफ श्लोक शरीर दोष संग्रह वाला श्लोक चरक का है। वात पित्त में कफ की जगह श्लेष्मा आ रहा है। एव देह संभव हेतवा, ये किसका, सुश्रुत का श्लोक है। एक ऐसा भी बनाया था, सुश्रुत सर्जन है, सर्जन के लिए हर चीज क्या होती है, संभव होती है। संभव वाला किसका है, सुश्रुत का है। त्रयो, जिसमें त्रय टर्म आ रहा है ना, अष्टांग हृदय, त्र जिसमें आ रहा है वो किसका, अष्टांग हृदय वाले का है। वात पित्त कफ दोषा शरीर व्याधि, व्याधि वाला किसका है, काष्टप का है। तीनों दोष के श्लोक है। ठीक है। शारीरिक दोष तीनों के, मानसिक दोष, यही क्वेश्चन था भैया एमपीपीएससी में ना, कि मानसिक दोषों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है ना, इतना इजी पूछेगा। कौन कौन से होते हैं, रज और तम। ठीक है, 3 नहीं लगा देना भैया, सत्व नहीं होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन किस पे, मानस पुनर्दिष्टो रजस्तम, 2 दोष होते हैं, रज और तम। ये क्या, मानसिक दोष होते हैं। पंच महाभूषों से दोषों का संबंध। ठीक है ना, तो किस किसने किया, तो पंच महाभूषों से दोषों का संबंध अष्टांग हृदय ने स्थापित किया है। वात में कौन कौन से होता है, बिल्कुल समझ नहीं देना, सब पता है आपको। वात में वायु और आकाश होता है, वायु आकाश धातु वायु। पित्त में केवल और केवल क्या होता है, अग्नि होता है। कफ में जल और पृथ्वी होता है। ठीक है ना, अपने को बचपन से पता है, इसमें ज्यादा समझ नहीं दे रहे अपन। फिर दोषों की व्युत्पत्ति और उत्पत्ति कैसी होती है ना, ये सुश्रुत का इंपोर्टेंट अपने को याद रखना है, एक एक श्लोक ना। तो सुश्रुत सूत्र 21 में ये श्लोक दे रखे हैं, वा गति गंधेयो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने से यही पूछेगा इजीला कि वा गति गंधेयो किसकी व्युत्पत्ति है, तो वात की है। तप संताप किसकी व्युत्पत्ति है, तो पित्त की है। श्लिष्ट आलिंगन किसकी व्युत्पत्ति है, तो कफ की है। तीनों के रेफरेंस पूछेगा तो किसने दे रखा है, सुश्रुत ने दे रखा है। ठीक है ना, वा गति गंधेयो, तप संताप, श्लिष्ट आलिंगन, सब अपने को याद। फिर तत्र वायोर आत्म आत्मना पित्तम आग्नेयम श्लेष्मा सौम्य, सबको पता, वायु
वायु से होती है भैया, पित्त आग्नेय होता है, श्लेष्मा सौम्य होता है। ये सब बचपन की बात है अपने को। वात रजो प्रधान होता है, पित्त सत्व प्रधान होता है, तमो प्रधान होता है। मनोगुण की संप्राप्ति मनोगुणों का मानसिक गुणों का शारीरिक गुणों से जो संबंध स्थापित किसने किया है? षडांगर ने किया है। ठीक है ना, नहीं याद हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 200 में मनोगुणों का समावेश किसने किया है? षडांगर ने किया। चलो अब वाग्भट अनुसार शरीर वय के विभिन्न दोष कालों संबंध, ठीक है ना, वो एक वय और रात्रि वाला श्लोक अपने को याद था। ठीक है ना, पढ़ के दे रहा हूं, अपने को सब पता है। ठीक है ना, तो देखो वात, वात का स्थान कहां होता है? हृदय, और यह अष्टांग संग्रह वाला स्पेशल है ना, हृदय और नाभि के नीचे वात रहता है, हृदय और नाभि के मध्य में कफ पित्त रहता है, और हृदय और नाभि के ऊपर वाले पार्ट में क्या रहता है? कफ रहता है। वात वृद्धावस्था में होता है, पित्त युवावस्था में रहता है, कफ बाल्यावस्था में रहता है। कोई गल दिन के जो अपराह्न होता है, ठीक है ना, मतलब शाम के टाइम वात का प्रकोप रहता है, मध्याह्न में पित्त का प्रकोप रहता है, सुबह सुबह पूर्व में अर्ली मॉर्निंग में क्या? कफ का प्रकोप रहता है। वैसे ही रात्रि में भी जो होता है, पूर्व रात्रि में कफ रहता है, जब अपन सोते हैं मध्य रात्रि में पित्त हो जाता है, और सुबह सुबह जो होता है क्या? वात हो जाता है। ठीक है, आहार के परिपाक में अपने को पता है, आहार के सबसे आदि में जैसे ही खाना खाते हैं कफ का प्रकोप होता है, फिर मध्य में जब पच रहा होता है तो पित्त का प्रकोप होता है, और अंत में जब खाना पच जाता है तो वात का प्रकोप हो जाता है। ठीक है ना, फिर अपन देखते हैं क्या? आश्रय एवं आश्रय संबंध से क्षय वृद्धि का चिकित्सा सिद्धांत होता है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। तत्र स्थानीय स्थितो वायु अस्त्रक स्वेदियो पित्तम श्लेष्मा तु श्लेष्मा। अपने से पूछा जाए भैया कि आश्रय आश्रय भाव होता है, मतलब कौन सा दोष जो होता है किस धातु में आश्रय लेता है। तो वात केवल काय में लेता है? अस्थि में लेता है। पित्त केवल काय में लेता है? रक्त में लेता है। बाकी कफ सब जगह रहता है। देखो, रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र सब धातुओं में क्या रहता है? कफ रहता है। केवल अस्थि में वात रहता है और रक्त में पित्त रहता है। ठीक है ना, बाकी सारी की सारी जो 5 धातु है उसमें क्या रहता है? कफ रहता है। मल क्या होता है? अस्थि का मल कुछ नहीं होता। रक्त का मल क्या होता है? स्वेद होता है। बाकी कफ का जो मल होता है वो क्या होता है? पुरीस और मूत्र होता है। ठीक है ना, ये भी पता है अपने को बचपन से भैया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो वात है, अगर वात की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वात की वृद्धि में क्या करेंगे अपन? भंगन चिकित्सा करेंगे। और वात किसी का क्षय हो गया तो उसकी चिकित्सा क्या करेंगे अपन? लंघन। वात बढ़ाना है तो लंघन करवा दो। वैसे ही अगर किसी की पित्त बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई तो पित्त की वृद्धि में क्या करेंगे? अपतर्पण करेंगे। वैसे ही कफ की वृद्धि में क्या करेंगे? अपतर्पण करेंगे। कफ और पित्त इन दोनों के क्षय में क्या करेंगे? संतर्पण करेंगे। ठीक है ना, नहीं याद रहे तो भी भूल जाना भैया, अष्टांग संग्रह वाला था वो, क्या बोलते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है ना, इसमें अपने को समय देने की ज्यादा आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। दोष एवं उनके शामक व कोपक रस, ये भी अपने को पता है भैया। वात पित्त कफ लाइन से अपन देखते हैं। ठीक है ना, कोपक रस देखते हैं। कोपक रस अपने को नहीं याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। शामक का वरीयता क्रम याद रखना, क्यों? क्योंकि चरक ने ऐसा कैसा सीक्वेंस बताया। कोपक का सीक्वेंस याद नहीं रखोगे तो भी चले जाएगा, सबको पता है। वात कटु तिक्त कषाय प्रकोपित करता है। अम्ल लवण कटु जो होता है वो क्या? पित्त प्रकोपित करता है। मधुर अम्ल लवण जो होता है क्या? कफ को प्रकोपित करता है। शामकता, शामकता का मैंने इसे कोड बनाया था, तुम लोग को अगर सबको अलग अलग तरीके से याद है, अपन ने ऐसे याद किया था कि वात पित्त कफ ऐसे लिखना है। ठीक है, और ऐसे उल्टा चालू करना है। वात से 1 2 3 4 5 6, ये वात और पित्त कवर हो जाएगा। और 5 तो 16 याद रखना है कफ में। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? दोषों का वरीयता क्रम है। ठीक है ना, बनाना अगर नहीं याद हो या जिसको जिस तरीके से याद है याद कर लेना है। ठीक है ना, जिन्होंने अपना एक साथ वाला याद किया तो अपन ने इसको ऐसे याद कर रहा था, फिर से बना लेता हूँ। कौन कौन सा? वात पित्त कफ ऐसे अपन लिखते हैं, उल्टा इधर से गिनती चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, एल में पूरी गिनती लिख देते हैं और बीच में लिख देते हैं 516। ठीक है, मतलब वात को लवण अम्ल मधुर शांत करता है, पित्त को तिक्त मधुर कषाय शांत करता है, और कफ को कटु तिक्त कषाय। सीक्वेंस ऐसा कैसा है अपने को याद रखना है। ठीक है, फिर वात पित्त कफ इन सब दोषों के स्थान अपन देखते हैं। ठीक है ना, तो स्थान अपने को बचपन से याद ही है, बस अपने को कंफर्म या रिवीजन करना है कि किसने कहा माना है। तो पहले अपन चरक का देखेंगे एक साथ, फिर सुश्रुत का देखेंगे, और फिर वातपट का देखेंगे। चरक का देखते हैं तो चरक वात का स्थान क्या बताते हैं भैया? एक बस याद रखो, अभी पक्वाशय बताते हैं। ठीक है ना, पित्त का स्थान क्या बताते हैं? चरक आमाशय बताते हैं। ठीक है, और कफ का स्थान क्या बताते हैं? उरव प्रदेश बताते हैं। मैं बॉडी बना देता हूँ भैया, इधर कहाँ जगह तो है ही नहीं, कोई नहीं है, यहाँ बना देता हूँ छोटा सा। ये बॉडी बनाई, ये नाभि बना दिया, पक्वाशय हो गया, आमाशय हो गया, उरा प्रदेश हो गया। ठीक है ना, वात पित्त कफ ये चरक ने बता दिया। ठीक है ना, अब अपन किस पे आ जाते हैं भैया? अपना दूसरा भाई, मेरे भाई पे आ जाते हैं सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या किया, थोड़ा सा तो अलग बताऊंगा मैं। तो सुश्रुत क्या बोलते हैं कि पित्त वाला जो स्थान, इसकी एक मैंने अच्छा यहाँ ट्रिक लिखी तो ये पन्ना बना के सूंघो और ये सब अभी लिख लेते हैं। फिर सुश्रुत की और उसकी क्या बोलते हैं, वाग्भट की अपन ट्रिक बना ले, या ट्रिक से ही डायरेक्ट याद करते हैं, समय क्यों वेस्ट करना है। ठीक है ना, तो चरक की अपन ने याद कर लिए, कौन कौन सी याद कर लिए?
पक्वाशय वात का स्थान होता है, आमाशय पित्त का स्थान होता है और उरा प्रदेश कफ का स्थान होता है। चल सुश्रुत के लिए अपन ने एक ट्रिक याद की थी, क्या याद की थी? श्री एक पाव आम, ठीक है ना, श्री एक पाव आम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वात का, ये हो जाएगा पित्त का और ये हो जाएगा कफ का। श्री से क्या आ जाएगा सुश्रुत का? श्रोणी गुदा संश्रय, मतलब श्रोणी और गुदा में किसका स्थान होता है? वात का स्थान होता है, ऐसा सुश्रुत बोलते हैं, ठीक है ना। फिर पाव, पाव से क्या आ जाएगा भैया अपना? पक्व आमाशय मध्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ना, सुश्रुत का स्पेशल है। सुश्रुत बोलते हैं पक्व आमाशय मध्य में किसका स्थान होता है? पित्त का। और आखिरी में आम, मतलब आमाशय में किसका स्थान होता है? कफ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। चरक बोलते हैं आमाशय में पित्त का स्थान होता है, सुश्रुत बोलते हैं आमाशय में किसका? कफ का स्थान होता है, ठीक है ना। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है तो इसलिए अपने को ट्रिक ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, चरक का ऐसे याद कर लो, पक्वाशय आमाशय उरा प्रदेश। सुश्रुत की ट्रिक याद कर ली, श्रोणी एक पाव आम। और वाग्भट की ट्रिक है पना बना के सूंघो, ठीक है। तो वाग्भट की ट्रिक क्या आ जाएगा? पना लिखी हुई है ना, पना बना के सूंघो। पना से क्या आ जाएगा भैया? तो पक्वाधान आ जाएगा। पना वाले से क्या ले लेंगे अपन? पक्वाधान। इधर में दिखा देता हूँ ना, ये पक्वाधान, ठीक है। ठीक है, पक्वाधान आ जाएगा। बना के से बीच में ना आ रहा है ना, इस ना से क्या लेना है अपने को? ना भी लेना है। देखो दोनों, तो मैं डिकोड मैंने दोनों तरीके से ट्रिक बना थी यार, जगह बहुत कम है इसमें यार। यहाँ लिख दे रहा हूँ देखो, पना बना के सूंघो। पना सूंघो भी कर सकते हो डायरेक्ट, पना सूंघो ऐसे मैंने दो बनाया था, अगर पना या पना बना के सूंघो। पना सूंघो लोगे तो प से आ जाएगा अपना पक्वादान, ना से आ जाएगा नाभि और सू से आ जाएगा सुतरामुर। पूरा का पूरा सुतरामुर याद रखना है अपने को ना, सुतरा सुर लिखा हुआ, सुतराम उड़ करके ऐसे रमाया है संस्कृत में, ठीक है ना। तो पना सूंघो या पना बना के सूंघो, जो भी अपने जो तुम लोग को उधर से याद हो उसी को रिवाइज कर लेना है। पक्वादान बताया उन्होंने किसका? वात का स्थान, ठीक है। नाभि बताया है पित्त का स्थान और सुतराम उर बताया है किसका? कफ का स्थान, ठीक है। ये अपना वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो अभी हल्की चीज लग रही, इसी सिर्फ सुपरफिशियल क्वेश्चन आएगा, डीप क्वेश्चन कोई देगा ही नहीं इसमें ना। तुम लोग पेपर सोल्व कर ही रहोगे, सब लोग समझदार व्यक्ति, तो ज्यादा डीप का अंदर नहीं पढ़ना है, बस अपने को इसी को याद करना है, इस वाले डंट के, ये सब भूल जाना है ना, इससे कभी प्रश्न नहीं आएगा, अपन बस रीड करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो तीन ट्रिक अपन ने याद कर ली। चरक का देखा अपन ने, चरक का वात का स्थान होता है पक्वादान, पित्त का होता है आमाशय और कफ का होता है उरा प्रदेश, ठीक है ना। वैसे सुश्रुत की ट्रिक अपन ने देखी, श्रोणी एक पावाम, मतलब सुश्रुत का वात का स्तन श्रोणी गुदा संश्रय में आ जाएगा। श्रोणी एक पाव से पक्वा पक्वा आमाशय मध्य उसका पित्त का स्थान हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, आम से आ जाएगा आमाशय कफ का स्थान हो जाएगा। फिर वाग्भट का क्या है? पन्ना सूंगो या पना बना के सूंगो, पक्वाधान, नाभि और सुतरामो, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ कुछ और कहाँ का स्थान होता है, कभी नहीं पढ़ना है, अब सब तुम्हें याद है, बस रीड मार रहा हूँ। वात कहाँ कहाँ हो सकता है? वस्ती में, पुरुषाधान में, कटी, सख्ती, पाद, अस्थि, पक्वाशय, इन सब में हो सकता है। कटी ये अलग अलग आता है, श्रोत स्पर्शेंद्रिय में हो सकता है, ठीक है ना, अस्थि मज्जा में होता है, काष्ठपी बोलते हैं, सब बन जाएगा तुम लोग से। फिर पित्त कहाँ का हो सकता है? स्वेद में, रस में, लसिका में, रुधिर में, आमाशय में, यकृत, प्लीहा, हृदय, दृष्टि, ठीक है ना, साधक पित्त। और वो डीप क्वेश्चन देगा, अगर इनमें पूछना होगा ना तो साधक पित्त देगा तुमसे, आलोचक पित्त कहाँ होता है, ये सब देगा ना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कफ में कहाँ होता है? तो उर, शिरोग्रीवा, पर्व सब लग जाएगा ना, मेद में होता है, संधियों में होता है, रस वस इन सब में होता है। चलो ज्यादा ध्यान में लगाना, आ जाओ कर्म पे, ठीक है। तो चरक के सूत्र स्थान के 18वें चैप्टर में वात पित्त कफ इनके क्या दे रखे हैं? कर्म दे रखे हैं, है ना। अपन को तो जो अपना अपना सिलेबस का टॉपिक है उसमें अपने को दोषों के बारे में डिटेल में जानना है ना, दोष धातु मल तीनों के बारे में अपने डिटेल में पढ़ना है। तो दोष के कर्म पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो वात के कर्म क्या क्या होते हैं? अपने को श्लोक बचपन से याद है, उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा सम मोक्षो गतिमता वायुम कर्म अविकारजम। रेफरेंस भी याद करना है कि अपना चरक सूत्र 18 में दे रखा है, सबको पता है भैया। अब इस स्टेज में आगे उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, श्वास, चेष्टा, धातु गति सम, और ये सब किसका कर्म होते हैं? तो वात के होते हैं। पित्त के कौन कौन से होते हैं? दर्शन देखना, पक्ति पचाना, ऊष्मा, क्षुत तृष्णा, देह मार्दवम, ये याद रखना भैया, कब पित्त कब से कंफ्यूज नहीं होना। भूख प्यास लगना, देह को गीला करना या आर्द्र करना किसका काम होता है? पित्त का, पसीने पित्त के कारण ही आता है, ठीक है ना। प्रभा प्रसादो मेधा, ये सब किसके? पित्त के कर्म होते हैं। फिर कफ का क्या होता है? स्नेहो बल, सॉरी स्नेहो बंद, स्थिरता, गौरवता, वृषता, बलम, धम, क्षमा धृति अलोभम, कफम, ये सबसे पूछा जाता है। क्षमा धृति अलोभम किसका कर्म है? कर्म, क्यों? क्योंकि क्षमा धृति अलोल्यम करके आएगा तो वो मानसार पुरुष का लक्षण अपन ने देखा हुआ है विमान स्थान में, क्या अष्टम अध्याय में, ठीक है। तो क्षमा धृति अलोभस्य किसका कर्म होता है? अविकारज कर्म कफ का, या कफ का प्राकृत कर्म होता है, ठीक है ना। और क्षमा धृति अलोल्यम मानसार पुरुष का लक्षण होता है।
तीनों अपन ने कर्म भी देख लिए, तो वात पित्त कफ के। अब आ जाते हैं वात के गुण, या डिटेल में एक एक चीज पढ़ते हैं, वात के कौन कौन से गुण होते हैं। चलो, तो अपने से ये पूछा जाता है भैया कि सर्वप्रथम वात का वर्णन या वात के गुण का वर्णन किसने किया, तो लाइन से वात पित्त कफ लिख लेना। वात को सबसे पहले किसने बताया है, चरक ने बताया। पित्त को सबसे पहले सुश्रुत ने बताया। कफ को सबसे पहले वाग्भट ने बताया। ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं भौतिक गुण देखते हैं, तो रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अनिल विशद खरा। देखो मेन चीज बता देता हूँ, विशद पे गोला कर लो भैया। विशद जो है चरक ने बताया है, वाग्भट ने नहीं बताया है, अपने को फर्स्ट ईयर से ये पता है। और कौन से ऐसे गुण होते हैं जो कुश ने दो हटा दिए, तो कुश ने कौन से गुण हटाए जो पेयर में होता है, सूक्ष्म चलो। कुश ने ये दो गुण हटा दिए, कौन से, सूक्ष्म चलो हटा दिया है। तो कौन सा एक गुण ऐड कर दिया है, तो दारुण गुण ऐड कर दिया है। तो तुमसे पूछेगा कि आचार्य कुश ने वात का एक कौन सा गुण ऐड किया है, तो कौन सा गुण ऐड किया है, दारुण गुण ऐड किया है। ठीक है ना। कौन से दो गुण हटा दिए, सूक्ष्म चलो, अपन श्लोक में से याद रखना है, तो सूक्ष्म और चल दोनों क्या कर दिए, हटा दिए। ठीक है, ज्यादा कचरा याद नहीं करना, सिर्फ कुश का एक स्पेशल याद रखना है कि उन्होंने वात में कौन सा है, दारुण या दारू ऐसे करके याद ना, कुछ वाला जो होता है, कुछ कुछ दारू हो जाए या कुछ ऐसे करके याद ही हो गया तो ट्रिक की जरूरत नहीं। दारुण जो रोग होता है वो क्या क्या किया है, आचार्य कुछ ने ऐड किया है, दो हटा दिए। ठीक है ना। कौन कौन से, सूक्ष्म और चल। वाग्भट क्या है, वाग्भट ने सारे के सारे सुश्रुत के सेम माने, बस किसको नहीं माना है, विशद को नहीं माना है। ठीक है ना। तो विशद किसका स्पेशल है, चरक का स्पेशल है। बाकी छह के छह वाग्भट और चरक के दोनों सेम टू सेम है। दारुण किसका स्पेशल है, कुश का स्पेशल है। ठीक है, ये हो गए कि आपने वाद के गुण। फिर एक अरुणदत्त साहब आ जाते हैं। अरुणदत्त साहब वाद के कितने गुण मानते, 15 मानते। सिर्फ संख्या याद रखनी भैया, अरुणदत्त ने वाद के कितने गुण माने, 15 गुण माने। ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन किस पे, रासायनिक गुणों पे। रासायनिक गुण में चरक ने इसको अमूर्त कहा है, वाद को सबको पता है, वाद का पर्याय अमूर्त होता है, योगवाही कहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, योगवाही होता है वायु। ठीक है। फिर सुश्रुत ने इसको आशुकारी और अचिंत वीर्य कहा है। ठीक है ना, अपने को पता है बचपन से क्या क्या होती है। ठीक है, तो अमूर्त हो गया वाद का पर्याय, योगवाही बोला है इसको, आशुकारी बोला है और अचिंत वीर्य बोला है। ठीक है ना। मानसिक गुण के संदर्भ में थोड़े आ जाते भैया, तो वायु में रजोगुण प्रधान होता है भैया बात में। ठीक है ना। वायु की ओर पर्याय कुछ कुछ दे रखे हैं, वायु को नित्य सर्वत्र शंभु, कुछ याद नहीं है। सर्वलोक नमस्कृत वायु का पर्याय होता है, भगवान भी बोलते, भगवान बहुत चीजों का पर्याय होता है। ठीक है ना। दोषों का नेता इसको बोलते हैं, पता है अपने को, रोग समूह राट बोलते हैं। ठीक है, वो कहाँ गया है, रजोगुण बहुला, व्यक्त कर्मा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, व्यक्त कर्मा बोलते हैं वायु को, अव्यक्त आशुकारी अचिंत सब अपने को पता है। ठीक है ना, बन जाएगा कि बात के पर्याय कौन कौन से। ठीक है। फिर सुश्रुत ने रजोगुण बहुला, व्यक्त कर्मा, अव्यक्त आशुकर चिंतुरी होना है। वायु की ओर पर्याय क्या क्या है, मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति, अदिति, अव्यव, विभु, विश्वकर्मा, विष्णु। ये पेपर में नहीं आते, क्यों, क्योंकि आत्मा के भी पर्याय होते हैं ना, कॉन्ट्रोवर्शियल ऐसे करके, इसलिए नहीं आता है। एक विष्णु, हाँ ये लिखा है भैया, विष्णुपाद अमृत किसका पर्याय होता है, तो शुद्ध वायु का पर्याय होता है, क्या, विष्णुपाद अमृत। और विष्णु अवस्कर किसका पर्याय होता है, पुरुष का। विष्णुपाद अमृत बस याद रखना, विष्णु के पैरों का अमृत किसका पर्याय होता है, शुद्ध वाद का पर्याय होता है। फिर आचार्य काश्यप ने अन्न को प्रजापति कहा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अपने को बचपन से पता है भैया कि आचार्य काश्यप ने अन्न का पर्याय, अन्न को क्या कहा है, प्रजापति कहा है। ठीक है ना। प्रजा का पालन करने वाला कौन है, अन्न ही। अगर खाना नहीं होगा, प्रैक्टिकल बात करते थे भैया काश्यप, अगर खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अन्न, वो नहीं, वो काम नहीं चलेगा। आचार्य चरक के अनुसार अव्यव, विभु, विश्वकर्मा, विश्वरूपा, वायु, वायु और आत्मा दोनों के पर्याय हैं। ठीक है, अपन ने देख लिया था भैया। आचार्य सुश्रुत ने वायु, काल, जठराग्नि, इन सब के लिए भगवान शब्द को संबोधन किया है। जो बहुत सारी चीजें आगे वो नहीं आएगा पेपर में उस वाले में। ठीक है। वात में क्या याद रखना, अपने को सिर्फ तीन चीज याद रखना है। विशद गुण किसका स्पेशल है, चरक का है, बाकी छह के सब आचार्य वाग्भट और चरक के सेम टू सेम है। सुश्रुत के, सॉरी, चरक के सूक्ष्म चलो, इन दोनों को हटा के दारुण गुण ऐड कर दिया किसने, कुछ ने। अरुणदत्त ने वात के कितने गुण माने, 15 गुण माने। इतने बस याद रखना अपने को। ठीक है। अब आ जाते हैं पित्त पे। पित्त का अपन देखते हैं भैया, तो चरक ने पित्तम स स्नेह उष्णम तीक्ष्णम द्रव अम्लम सरम कटु, याद है अपने को भैया, क्या क्या किया भैया, तो वाग्भट जो है पित्तम स स्नेह तीक्ष्णो उष्णम लघु विस्तरम सरौंद्रम। ठीक है ना। तो ऐसे मैंने याद करवाया था, लघु वाग्भट हटा दिया है, चौरक ने क्या किया, इसके नाम में साला लघु वाग्भट आ रहा है, लघु से लघु गुण और विस्तर से विस्तर, ये दोनों लघु वाग्भट अदाकर दो रस जो होते हैं, कौन कौन से रस, कटु और अम्ल, ये ऐड कर दिया है। ठीक है ना। तो वाग्भट का लघु वाग्भट मतलब लघु और विस्तर हटा के कटु और अम्ल ऐड कर दिया है, किसने, आचार्य चरक ने, सेम टू सेम साथ साथ दोनों ने माने। ठीक है ना। सुश्रुत ने ओष्ण्यम, तेक्ष्ण्यम, रोक्षम, लाघवम, वेशिदम गुण, ये सब पित्त के होते हैं, कोई इंपोर्टेंट बात नहीं, सिर्फ अपने को ये याद रखना किसने कौन सा ऊपर नीचे कर दिया, वाग सुश्रुत ने, उसने क्या बोलते हैं,
फिर वाग्भट के अनुसार वात और पित्त में कॉमन गुण कौन सा होता है, तो लघु होता है ना, सुश्रुत के कारण में रुक्ष होता है। ये एएफजीटी लेवल का, इतना डीप ये नहीं पूछेगा। चलो रासायनिक गुण, वेरी देखो पित्त से यहां से क्वेश्चन आता है ना, ये क्या है, स्पेशल प्लेन, ठीक है। पित्त का स्पेशल यहीं से पूछा जाता है। तो रासायनिक गुण देखते हैं तो गंध, वाग्भट बोलते हैं कैसी गंध होती है, विस्त्र गंध होती है, और सुश्रुत बोलते हैं पित्त की पूती गंध होती है, ठीक है ना। नाम में ये वाग्भट जो होता है वह से वाग्भट, वह से क्या है, विस्त्र गंधी मानते हैं ना, श्लोक में भी लघु विस्त्रम सरवम ऐसे करके मानते हैं। तो विस्त्र गंध बनी है वाग्भट ने, और सुश्रुत बोलते हैं पित्त में एकदम पूती गंध होती है, ठीक है ना। प्राकृतिक वर्ण कैसा होता है पित्त का, तो नीले या पीले कलर का, ऑब्वियसली पित्त है तो पीले कलर का ही होगा ना, थोड़ा थोड़ा नील कलर का भी होता है। विकृत वर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विकृत वर्ण कैसा होता है, हरित वर्ण, हरे कलर का जो पित्त होता है, जो विरेचन या उसमें निकलता है वो कैसा होता है, विकृत वर्ण का होता है। फिर ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की प्राकृतिक रस कौन सा होता है, तो कटु रस होता है, ऐसे सब आचार्य बोलते हैं, लेकिन षडांगर बोलते हैं कटु तिक्त दोनों रस होते हैं, ठीक है। और विदग्धावस्था में पित्त का कौन सा रस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अम्ल रस होता है भैया, ठीक है ना। तो पित्त का नॉर्मल अवस्था में कौन सा रस होता है, कटु होता है, ठीक है ना। विदग्ध अवस्था में कौन सा होता है, अम्ल होता है, इतना याद रखो। प्राकृतिक रस पित्त का कौन सा है, कटु है, और विदग्ध अवस्था में कौन सा है, अम्ल रस होता है, ठीक है। ये दोनों रस होते हैं किसके, पित्त के, ठीक है। दो चीजें अपन ने पढ़ ली भैया, कटु रस होता है और अम्ल जो होता है विदग्ध अवस्था में होता है उसका, ठीक है। फिर षडांगर ने एक स्पेशल कर दिया था, षडांगर क्या बोल रहे थे भैया कि कटु और तिक्त दोनों होता है इसमें ना। तो षडांगर के अनुसार अगर पित्त में पूछे तो षडांगर ने कटु के साथ साथ तिक्त भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है कि लोग मुझे याद कैसे रखेंगे बने। मानसिक गुण में सत्व गुण प्रधान रहता है भैया, याद नहीं रखना भैया। पर्याय वेशवानर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेशवानर चूर्ण अपन देते हैं आम बात में, वो अग्नि को प्रदीप्त करने वाला, वहनी, पावक, अनल, ये सब किसके पर्याय होते हैं, पित्त के पर्याय होते हैं। तो पित्त में क्या क्या चीज याद रखनी है भैया अपने को, लघु वाग्भट, मतलब लघु वाग्भट ने क्या, लघु वाग्भट हटा दिया, मतलब लघु विस्त्रम हटा दिया, और दोनों रस कटु और अम्ल ऐड कर दिया आचार्य चरक ने, ठीक है ना। फिर क्या देखा अपन ने, गंध कौन सी होती है, तो वाग्भट बोलते हैं विस्त्र गंधी होती है, सुश्रुत बोलते हैं पूती गंधी होती है। कौन कौन से रस होते हैं, तो प्राकृत अवस्था में कटु रस होता है, और विकृत अवस्था में कौन सा, अम्ल रस होता है। षडांगर बोलते हैं कटु के साथ साथ तिक्त भी ऐड कर दो, कटु तिक्त होता है, ठीक है ना। विदग्ध अवस्था में सबने एक जैसा माना है, अम्ल रस होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कफ पे। तो कफ वाला जो होता है भैया, तो आचार्य चरक ने कफ के कितने, 7 गुण बताए भैया, वाग्भट ने भी 7 के साथ ही बताए। तो कौन कौन सा है भैया, तो वाग्भट का मधुर एमपी हटा के मंद एमएस जोड़ा, ऐसे कपन ने करके याद किया था, ठीक है ना। क्या, मधुर एमपी हटा के मंद एमएस ऐड किया था। मधुर मृदु पिच्छल, ये वाग्भट के हैं, इनको हटा के मंद मृदु, सॉरी क्या बोलते हैं, चरक के मधुर मृदु पिच्छल, इन सबको हटा के वाग्भट का मंद मृत्संस लक्षण, ये किसने ऐड किया था। अपने को दोनों के श्लोक याद है शायद, तो हो जाएगा ना। स्निग्धो शीतो गुरु मंद लक्षणों मृत्सन स्थिर कफ, वाग्भट का सवाल अपन ने याद किया था, गुरु शीतो मृदु स्निग्धो मधुर स्थिर पिच्छला, ये वाला किसका है, चरक का, अपन ने याद किया था। फिर भी अगर कोड लिखा था अपन ने वहां पे, चरक ने, ये वाग्भट ने मधुर एमपी जो चरक का था उसको हटा के अपना मंद एमएस जोड़ दिया था, ठीक है ना। जिसको जैसे याद है वैसे उसको कर लेना। फिर प्राकृत अवस्था में इसका रस कैसा होता है, मधुर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदग्ध अवस्था में कैसा होता है, लवण होता है। ये देखो इसके रस याद रखना है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा अपने से, ठीक है। प्राकृत अवस्था में जो होता है कफ होता है, बल या ओज की संज्ञा इसको देते हैं। और विकृत अवस्था में इसको क्या कहते हैं, मल नहीं, पापमा याद रखना, पापमा कहते हैं, ठीक है ना। विकृत अवस्था में कफ को क्या कहते हैं, मल या पापमा कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आचार्य चरक ने ऐसा कहा। मानसिक गुण में तमोगुण प्रधान होता है भैया, ये तमोगुण अधिक स्वादम विदग्धम लवण, ऐसे। फिर ये अपना क्या हो गया, वात पित्त कफ हो गया। फिर एक चिकित्सा कलिका पुक होती है, जिसके राइटर होते हैं तिष्टाचार्य। उन लोगों ने दोष के प्रकोप के कारण बताए हैं, नहीं याद रखना है भैया, ये अपने उसको यूजी के लेवल में या उसमें याद करने को होता है। फिर आते हैं अपन क्या, ये जो अपन ने वात पित्त कफ दोष पढ़े हैं, इनका कब संचय होता है, कब प्रकोप होता है, कब शमन होता है, सारा अपने को याद है, बस एक बार रिवीजन ही करना है। संचय प्रकोप प्रशमन, सिर्फ एक संचय वाला याद करेंगे, आगे के महीने तो अपने से ऑटोमेटिक बन जाएंगे, क्योंकि क्रम से हर महीने में होता है भैया, ठीक है ना। सिर्फ कफ में होता है दिक्कत, तो देख लेंगे। तो वात का संचय कब होता है, सबको पता है ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है। तो उसकी अगली मतलब कौन सा, वर्षा में क्या होता है, वात का प्रकोप होता है, और उसकी अगली मतलब क्या, शरद, इसमें क्या आ जाएगा, वात का शमन हो जाएगा, ठीक है। तीन चीजें लाइन से बस एक ही याद करना है कि ग्रीष्म में वात का क्या होता है, संचय होता है, या तो प्रकोप याद कर लो, वर्षा में वात का प्रकोप होता है तो आगे पीछे दोनों याद करना है, ग्रीष्म में वात का संचय होता है, शमन। शरद में सबको पता है पित्त का प्रकोप होता है, तो एक एक ऋतु पहले मतलब वर्षा में क्या होता है, इसका संचय होता है, और हेमंत में क्या हो जाता है, इसका शमन हो जाता है। फिर सबको पता है बसंत ऋतु में कफ का क्या होता है, प्रकोप होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो है, शिशिर की जगह इसमें संचय इसकी होता है, हेमंत में इसका संचय होता है, ठीक है ना।
और शिशिर बोला है, लेकिन वाग्भट ने बोला है, लेकिन अपने को चरक का याद रखना है। चरक बोलते हैं हेमंत में कब संचित हो गया, शिशिर को स्किप करके वसंत में कब प्रकोपित हो गया, और ग्रीष्म में क्या हो जाएगा, शमन हो जाएगा। याद है अपने को, इस एक एक अंदर का याद रख लेना है, ठीक है ना। वर्षा वात का प्रकोप होता है, शरद में पित्त का प्रकोप होता है, और वसंत में कफ का प्रकोप होता है। आगे पीछे ऋतु तो अपने को याद हो ही जाती है। फिर दोषों का निर्णय काल, माधवम प्रथमे मासी, नवस्य प्रथमम पुनम, सहस्य सहते प्रथम। कुछ नहीं, बस एक ट्रिक मैंने बताई थी, निर्हरण काल का मास अपने को याद करना था। वात का वस्ती से हरण करते हैं, पित्त का विरेचन से करते हैं, कफ का वमन से करते हैं, ठीक है ना। सच करके मैंने ट्रिक बनाई थी, कहां गया, ऐसे वात पित्त कफ लिखना है, और सच SACH सच। वात का किसमें, श्रावण में। पित्त का अघन, अघन को क्या बोलते हैं अपन, मार्ग शीर्ष बोलते हैं, तो मार्ग शीर्ष में। और च से क्षेत्र में किसका हो जाएगा, हिंदी में आएगा ना, क्योंकि उसमें ऐसे लिखा है, ठीक है ना। माधवी प्रथमे मासी, मतलब माधव के प्रथम मास में वात का, नभ के प्रथम मास में किसका, पित्त का, और सहस्य के प्रथम मास में किसका, कफ का संचय होता है। इसलिए उस काल में उन ऋतुओं को क्या करना चाहिए, अपने को निर्हरण करना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन किसमें, वायु आकाश में उड़ती है, पता नहीं क्या क्या लिखा है, ठीक है। सच वाला याद रखना, यही आता है पेपर में ना, तुम लोगों समझदार हो गए, इतने पेपर सोल्व किए तो यही आता है, नव नमस्ते सस्य मधु माधव। चलो अब आते हैं कोष्ठक का शाखा में दोष गमन। तो कोष्ठक से शाखाओं में दोष कैसे जाते हैं, और शाखाओं से कोष्ठ में कैसे गए, इनके अपन ने 4-5 कारण दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अभी एक देख लेते हैं अपन, कौन सा, कि कोष्ठ से शाखा में कैसे जाते हैं। तो कोष्ठ में शाखा में जाने के 4 कारण होते हैं, अपने को पता है भैया। व्यायाम, बहुत ज्यादा व्यायाम कर लेंगे तो, ऊष्मा की तीक्ष्णता से, अहित आहार विहार करने से, और वायु के द्रुतगामी होने से। इन 4 कारणों से कोष्ठक से या कोष्ठ से दोष जो होते हैं कहाँ जाते हैं, शाखाओं की ओर जाते हैं, ठीक है ना। बचपन से अपने को पता है, अत्यधिक व्यायाम करने से, ऊष्मा की तीक्ष्णता से, अहित आहार विहार करने से, और वायु के द्रुतगामी होने से, इन 4 कारणों से दोष कोष्ठक से प्रकोपित होकर शाखा की ओर गमन करते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा, मतलब अच्छी अच्छी चीजें जो होते हैं वो शाखा को कहाँ में लाएगा, को शाखा से दोष को कोष्ठ में लाएगा। जैसे कि क्या, दोषों की बहुत ज्यादा अत्यधिक तो वृद्धि हो जाने से, विषंध्यात दोषों के एकदम पतले हो जाने से, पाकात दोषों के पाक हो जाने से, स्त्रोतो मुख विशोधन स्त्रोतसों के मुख विशोधन होने से, और वायु के निग्रह या वायु के शांत हो जाने से। 5 कारणों से क्या होते हैं, शाखा से कोष्ठ में आ जाते हैं ना। कौन सा, एक ऊपर वाला दे देगा, एक नीचे वाला दे देगा, तो अपने को याद है। कोष्ठ से अगर शाखा में ले जाने हैं तो वृद्धि विषंध्यात, सॉरी, कोष्ठ से शाखा में ले जाए तो व्यायामात, उष्णात, तेष्णात, अहित आहार विचारणा, द्रुत मारुतस्य, ये 4 लक्षण होते हैं कोष्ठ से शाखाओं में जाने के लिए। और शाखा से अगर कोष्ठ में लाना है तो वृद्धि विषंध्यात, पाकात, स्त्रोतमुख विशोधनात्, वायु निग्रहात, ऐसे करके अपन ने सारे के सारे याद कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना हो गया। अब अपन देखते हैं वायु के अलग अलग भेद वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, जल सेवन से। अरे आवाज आवाज आ रही है कि नहीं यार, आवाज आ रही है ना हिमांशु, आ रही है। आ रही है, ठीक है। अरे इसकी ट्रिक थी ना यार, कोई बताओ, स्वाति पटेल इधर देख, ये नहीं यार, प्रियंका द्विवेदी, इसकी ट्रिक थी ना ये, शाखा से कोष गमन वाली और कोष से शाखा शाखा गमन वाली, वो बताना एक बार। बुआ जी करके थी। कोष 45 करके होता है कि इसमें 4 कारण है, इसमें 5 कारण है, और इसका होता है बुआ जी, और इसका होता है बीवी बहुत पकाती है तो क्या करो, उसके मुख का निग्रह कर दो, ऐसे करके थी। बुआ जी से वायु की गति ऐसा है। हाँ सदगुरु, चलो वायु के भेद देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राणवायु। तो प्राणवायु क्या, मुक्ता स्थानम प्राणस्य मूर्धा, ऊपर ऊपर रहती है, सबको पता है, लेकिन कहाँ कहाँ होती है, मूर्धा में, पूर्व प्रदेश में, कंठ, जीवा, आस्य मतलब मुख में, और नासिका, 6 जगह रहती है। मुख जान करके एक ट्रिक देखी थी अपन ने फर्स्ट ईयर में, लेकिन फिर बाद में अपने को याद ही हो गई था ना। तो मुख जान, मुंह से आ जाएगा मूर्धा, यू से आ जाएगा उरह, के से आ जाएगा कंठ, जे से आ जाएगा जीवा, ए से आ जाएगा आस्य मतलब मुख, और एन से आ जाएगा
नासिका, मुख जान जो होता है, ऐसे क्रमशः कहाँ आती है, प्राणवायु विचरण करती है। ठीक है ना, वाग्भट भी यही बोलते हैं, प्राणोत्र मूर्धा में, सिर में, पूरा प्रदेश में, कंठ में, इन सब में विचरण करती है। ठीक है, क्या क्या काम होता है प्राणवायु का, स्टीवन, थूकना, छवतु, छींकना, जो ऊपर से मुंह से सारे काम होते हैं ना वो यही करती है। उद्गार करना, श्वसन करना, श्वसन का मतलब सांस, वायु है ना, सांस लेना है। ठीक है, क्या बोलते हैं, आहार पान, ये सब आहार खाना पीना, ऐसे पूछाएगा अपने से, खाना और पीना कौन सी वायु का कर्म होता है, तो प्राण वायु का होता है। ठीक है ना, उसमें समान वायु नहीं लगा देना, वो पचाना होता है। बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, धृक, वाग्भट ने स्पेशल दे रहा है भैया ना, कि बुद्धि के लिए, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, इन सबको धारण करने वाली कौन होती है, प्राण वायु होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बुद्धि को, हृदय को, इंद्रिय को, चित्त को, इन सबको धारण करके रखने वाली वायु होती है प्राण वायु। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, उदान वायु पे। ठीक है, उदान वायु को उद्वहन करने का कर्म होता है, कहाँ होती है उदान वायु, सबको पता है भैया, नाभि में, उरह, कंठ, इनमें संचरण करती है। ठीक है ना, नाभि से चालू होती है नीचे, उरह में जाती है ऊपर, और कंठ में होकर निकल जाती है। वाग्भट भी यही बोलते हैं, उरह स्थानम, मुख्यतः उदान, ऊ से उदान, ऊ से उरह, उरह प्रदेश में रहती है। उदानस्य नासा नाभिगलात, उदान से नासा, नाभि, गले, इन सब में क्या करती है, विचरण करती है। षडांगर इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस का आधार होती है। इसी को उदान वायु को आधार बनकर श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का वर्णन किया षडांगर ने, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सुश्रुत ने इसको क्या बोला, पवन उत्तमम। तो दो चीज होती है, एक श्रेष्ठ वायु वो प्राण वायु होती है, और पवन उत्तम वो क्या होती है, उदान वायु होती है। अपने को पता है दोनों के दोनों। ठीक है ना, श्रेष्ठ वायु कौन सी होती है, प्राण वायु होती है, और पवनोत्तम, सारी हवाओं में उत्तम कौन सी होती है, उदान वायु होती है। उत्तम से ऊ से उत्तम, ऊ से उदान, ऐसे करके मन ने याद किया था। क्या करती है उदान वायु, तो वाक, बोलने चालने की प्रवृत्ति जो है, अपन बोल पा रहे हो किसके, उदान वायु कारण बोल पा रहे। प्रयत्न, बल, वर्ण, ऊर्जा प्रदानम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मैंने ऊ से ऊर्जा करके याद किया, शरीर को ऊर्जा देने का काम करती है, ऊ से उदान वायु करती है। ठीक है ना, तो बोलने की प्रवृत्ति, वाक की प्रवृत्ति, प्रयत्न, अपना बल, वर्ण, इन सबको ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन सी देती है, उदान वायु करती है। फिर वाग्भट एक स्पेशल टर्म, सेम टू सेम यही रखते हैं कि वाक की प्रयत्न, प्रयत्न, ओज, बल, वर्ण, सब स्मृति क्रिया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मेमोरी जो करवाती है कौन करवाती है, अपनी उदान वायु करवाती है, ये भी अपने को याद है भैया। मनोविनोद, उदान आदि, हिक्का, श्वास, क्वांच, उच्छ्वास, ये सब कौन करवाती है, उदान वायु करवाती है अपने को प्रिया। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई भैया, उदान वायु हो गई है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सब अपने को याद है। एक बार और रिवीजन करोगे तो वहां पे सारी सारी शक्तियां एकदम आ जाएगी, थेनोस जैसी कि क्या क्या अपन ने पढ़ रखा है। अब आ जाते हैं अपन व्यान वायु पे। ठीक है, व्यान वायु समस्त शरीर में विचरण करती है। वाग्भट भी यही बोलते हैं भैया, महाजव इसको बोलते हैं। वेरी वेरी, महाजव का मतलब ही होता है सारे शरीर में विचरण करने वाली। तो व्यान हृदय में रहते हुए पूरे के पूरे शरीर में विचरण करती है ना, तो हृदय में इसका स्थान है, लेकिन हृदय में मेन स्थान है, लेकिन फिर भी पूरे शरीर में क्या करती है, विचरण करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, व्यान। कृत्सन्न देहचारी, ऐसा पूछी जाएगी, सारे के सारे शरीर में विचरण करने वाली कृत्सन्न देहचारी कौन सी वायु होती है, तो व्यान वायु होती है। कृत्सन्न देहचरो व्यान वायु, कृत्सन्न देहचरो इसको बोलते हैं भैया। ठीक है ना, महाजव किसका पर्याय होता है, व्यान वायु का होता है भैया। क्या काम करता है, तो जो सारे अपन काम हाथ से करते हैं ना, गति, प्रसारण, आक्षेप, उन्मेष, निमेश आदि क्रियाएं जो होती है। ठीक है ना, जम्भाई लेना, हृदय का स्पंदन करना, स्त्रोतोशोधन, अन्न का आस्वादन करना, रक्त संवहन, जितने भी ये मेन मेन बड़े बड़े काम होते हैं बॉडी के, उन करती है अपने व्यान वायु करती है। ठीक है ना, प्रस्पंदन का कार्य करवाती है भैया। ठीक है, तो पूछेगा, देखो मेन चॉइस ऑफ क्वेश्चन बता देता हूँ इससे, यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि यही वाला अच्छा है, क्या बोलते हैं, व्यान वायु का कौन सा मेन, या रक्त या रस के संवहन का कर्म किसके द्वारा किया जाता है, रस और रक्त का संवहन जो होता है किसके द्वारा कर्म किया जाता है, तो व्यान वायु के द्वारा किया जाता है। स्वेद विस्त्रावण, पसीना आना किसके द्वारा किया जाता है, व्यान वायु के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं समान में। समान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। आप अंतराग्निष्ठ पार्श्व, जो जठराग्नि होती है उसके बगल में जो वायु रहती है उसे समान वायु करते हैं। अंतराग्नि के समीप जो वायु होती है उसे अपन समान वायु कहते हैं। समाने अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरती सर्वतम, अग्नि के समीप रहने वाली जो कोष्ठ में विचरण करती है उसे समान वायु कहते हैं। आम पक्वाशय चरो समानो वहनी संगत, वेरी वेरी, कुछ नहीं, बस अग्नि के बगल में रहती है, इतना याद रखना। स्वेद दोष अंबु वाहिनी स्त्रोतांसी समाश्तम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। किस किसके, स्वेद, स्वेद वह, दोष वह और अंबु वह, इन तीन स्त्रोतों में समाहित रहती है ना। स्वेद दोष अंबु वाहिनी स्त्रोतांसी समाधिष्ठितम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए आया है, समान वायु के लिए आया है। ठीक है ना, क्या क्या करती है, अन्न का ग्रहण करती है, अन्न का पाचन करती है, अन्न का विवेचन करती है। ठीक है ना, मतलब खाने को ग्रहण करना पेट में ना,
स्टोर करना खाने को, उस खाने को पचाना और उस खाने से न्यूट्रिशन लेके पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए देना, ये कौन काम करती है? समान वायु करती है। ठीक है ना, तो अन्नम ग्रहति, पचती, विवेचती, मुच्यति, ये चारों कर्म कौन करती है? अपनी समान वायु करती है। ठीक है ना, अन्न का जो क्या है, आहार का पान मतलब खाना खाना, बस चबाना के खाना, वो करती है प्राण वायु, बाकी सारा काम खाने से संबंधित समान वायु करती है। ठीक है ना, सार कट्ट विभाजन लिखा हुआ है, देखो सार कट्ट विभाजन कौन सी वायु करती है, सब पूछ जाएगा। सार कट्ट विभाजन कौन सी वायु करती है? तो समान वायु करती है भैया। सार कट्ट विभाजन बचपन से पढ़ रहे हैं, सार भाग अलग, कट्ट भाग अलग। ठीक, अपान वायु तो बहुत ईजी है भैया, कहाँ कहाँ पे? नीचे वाले वृषण में, वस्ती में, मेड्र में, उरु में, नाभि, देखो गुदा, सारे सारे नीचे वाले स्थान जो होते हैं ना, उन सब में क्या होती है? अपान वायु रहती है। श्रोणी, वस्ती, या भी ये सब इतना डिटेल ये नहीं पूछेगा ना कि स्फिक्कटी और नितम, वर्ड टू वर्ड ये नहीं पूछता अपने से, तो मुख्य मुख्य अपने को याद होना चाहिए कि अपान वायु का स्थान कहाँ होता है। अपान वायु का कर्म क्या होता है भैया? तो अपान वायु मूत्र को, पुरुष को, शुक्र को, आर्तव को और गर्भ को, इन चार चीजों को नीचे के मार्ग से क्या करती है? निष्कासित करने का काम करती है। ठीक है ना, अपान वायु का स्थान पक्वादन बताया आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, ज्यादा उसमें ध्यान अपने को नहीं देना है। ठीक है, फिर वैदिक ग्रंथोक्त 5 वायु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। वैदिक ग्रंथ में 5 प्रकार की वायु बताई गई थी। ठीक है ना, नाग, कूर्म, कुमल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 वायु थी। नाग को अपन ने देखा था भैया, नाग फुनकार मारता है तो उद्गार, नाग वाली वायु का क्या कर्म होता है? उद्गार होता है। कूर्म मतलब क्या होता है? कछुआ, कछुआ कभी जल के अंदर रहता है, कभी जल के बाहर रहता है, तो उन्मेष निमेश करता रहता है, अंदर बाहर होता रहता है। कुमल, मल मतलब क्या? खाने से रिलेटेड है, तो कुमल वाली जो होती है क्षुधा लगवाती है। ठीक है ना, देवदत्त किसका पर्याय होता है? इंद्र का, इंद्र हमेशा क्या लेते रहे? जंभा लेते रहते हैं, नाच देखते रहते थे उसका, परियों का, और क्या करते थे? जंभा लेते रहते थे। और धनंजय वाली वायु जो होती है वो सर्वव्यापी है, मरणोपरांत भी शरीर में रहती रहती है, वो धनंजय वाली रहती है। ठीक है ना, धनंजय अर्जुन का पर्याय होता है जो सर्वव्यापी था, मरणोपरांत भी रह रहा था। तो तुमसे तो ये पूछेगा बस वो खाली कि निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक ग्रंथोक्त वायु होती है? नाग, कूर्म, कुमल और एक कोई और वायु का प्रकार दे देगा, 5 सामान्य जो भी दे देगा, तो ये क्या होती है? वैदिक ग्रंथोक्त 5 वायु होती है, नाग, कूर्म, कुमल, देवदत्त और धनंजय। ठीक है, अब अथर्ववेद में वायु को वातिकृत, पित्त को मायु और कफ को बला संज्ञा दी है। अपने को पता है भैया, वात को वातिकृत बोला है, पित्त, मायु किसका पर्याय होता है? पित्त का पर्याय होता है, पता है अपने को। ठीक है ना, और बलास किसका पर्याय होता है? कफ का होता है, पता है। फिर माधव निदान में कुछ दे रखा है, काम, शोक, भय, वायु, क्रोधात, सॉरी, काम, शोक, भय, इन सब से वायु प्रकोपित होती है, क्रोध से पित्त प्रकोपित होता है और लोभ से कफ प्रकोपित होता है, पता है अपने को। ठीक है ना, काम, शोक, भय, इन 3 चीजों से बहुत ज्यादा अगर करेंगे तो वायु का प्रकोप हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्रोध करेंगे तो पित्त का प्रकोप हो जाएगा, और बहुत ज्यादा मात्रा में लोभ करेंगे तो खाने पीने का लोभ करेंगे तो कफ का प्रकोप हो जाएगा। ठीक है ना, फिर काश्यप ने देवताओं से इसकी प्रति कि मारुत और आकाश मतलब वायु और आकाश में वात रहता है, अग्नि आदित्य में पित्त रहता है, सोम वरुण में क्या रहता है? कफ रहता है। देवताओं के बारे में ना, तो देवता किस किस में कौन कौन से होते हैं अपने को पता है। मारुत आकाश में वात होता है, अग्नि आदित्य मतलब सूर्य और अग्नि में क्या होता है? पित्त होता है, कोई पूछने की बात नहीं है। सोम गुण और वरुण गुण में कौन से देवता में कौन सा दोष होता है? तो कफ होता है ना, ज्यादा वाली बात नहीं है। फिर बहुत सारी कुछ कुछ चीज लिख लिखी है, इतना डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, ये अब एआईपीजीटी एग्जाम नहीं दे रहे, समय भी अपने पास कम है, अपने को बस महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन किसमें? पित्त पे आ जाते हैं। तो पित्त के देखते हैं भैया, तो पित्त के भी 5 भेद होते हैं भैया। ठीक है, अच्छा ये एक एक टर्म नहीं देखा ना अपन ने, प्रकृतिस्थ गुण के जो 5 श्लोक पित्त, हाँ ये लिखे हुए हैं। प्रकृतिस्थ गुण के टर्म होते हैं एक एक। प्राण वायु के लिए क्या आता है? पूर्ण आता है, प से प्राण, प से पूर्ण, ऐसे बन जाएगा। उदान वायु के लिए ऊ से उदान, ऊ से उद्वहन बन जाता है। ठीक है, समान वायु, वेरी वेरी, विवेक शर्मा करके अपन ट्रिक याद करते थे ना, विवेक शर्मा। समान वायु कर्म क्या होता है? विवेक होता है ना, विवेक जो अपन लेते हैं ना, जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये बड़ा समझदार है, वो बड़ा समझदार है, वो किसके समान वायु? विवेक शर्मा करके ट्रिक अपन ने लिखी थी। तो समान वायु कर्म में क्या होता है? विवेक होता है। अपान वायु ओब्वियसली नीचे मलमूत्र का क्या करती है? धारण करती है। ठीक है ना, और व्यान वायु खाली स्पंदन याद रखना, स्पंदन का कर्म जो अपनी हार्ट बीट धड़क रही है, ओब्वियसली पूरे शरीर में, हृदय में स्थित होकर पूरे शरीर में विचरण करती है व्यान वायु, तो स्पंदन या प्रस्पंदन कौन करेगी? व्यान वायु करेगी। ठीक है ना, प्राण का पूर्ण आ जाएगा, उद्वान से उद्वहन आ जाएगा, विवेक शर्मा से समान का ये हो जाएगा, अपान वायु नीचे वाली चीजों का धारण करती है, और व्यान वायु क्या करती है? प्रस्पंदन करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन किस पे? पित्त पे आ जाते हैं। पित्त पहला पढ़ते हैं पाचक पित्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाचक पित्त कहाँ रहता है? सबको पता है, पक्व आमाशय के मध्य में रहता है, सुश्रुत वाग्भट दोनों बोलते हैं, लेकिन
शाड़ंगर साहब बोलते हैं क्या कि ये कहाँ रहता है पाचक पित्त, अग्नाशय में रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और इस पाचक पित्त का प्रमाण भी बताया शाड़ंगर ने, कितना प्रमाण में रहता है, तिल प्रमाण में रहता है, ठीक है। तो पाचक पित्त वैसे पक्व आमाशय के मध्य में रहता है, सारे के आचार्य बोलते हैं, लेकिन शाड़ंगर ने स्पेशल बताया है कि अग्न्याशय, बताया कि अग्नाशय में रहता है, ठीक है। और इस पाचक पित्त का प्रमाण कितना होता है, तिल प्रमाण होता है। क्या करता है ये पाचक पित्त, चारों प्रकार के अन्न को पचाता है, विवेचन करता है, ठीक है ना। दोष, रस, मूत्र, पुरुष, इन सबको पृथक्कीकरण करता है, ठीक है ना। शेष पित्तों को स्व स्थान में बल देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम देखो इसमें मत मतांतर है ना। वाग्भट क्या बोल रहे हैं भैया कि शेष पित्तों को बल दे रहा है, तो इसने प्रधान मान लिया है, ठीक है ना, पाचक पित्त को, कि ये सारे दूसरे जितने भी प्रकार के पित्त थे उसको बल देता है। क्यों? क्योंकि पाचक पित्त पचाता है, इसी से न्यूट्रिशन मिलता है, इसीलिए सारे जो पित्त होता है उसमें प्रधान पाचक पित्त होता है, और सारे के सारे पित्तों को एक करता है, बल देने का काम करता है। सार किट्ट विभाजन, देखो कभी तुमसे ये ऐसा क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं देगा कि सार के पित्त विभाजन कौन देता है। ऑप्शन में पाचक पित्त भी दे दे और समान वायु भी दे दे, नहीं देगा ना, एक कोई देगा। क्यों? कंट्रोवर्शियल भैया, कोरिलेट अपन कर रहे हैं, ये भी सही है वो भी सही है। वायु के संदर्भ में देगा तो समान वायु लगाना है, पित्त के संदर्भ में देखा था अपने को पाचक पित्त लगाना है, ठीक है। पाचक पित्त हो गया अपना। अब आ जाता है रंजक पित्त पे। सबको पता भैया रंजक पित्त क्या होता है, रक्त रस को रंजने का काम करता है, रस का रंजन करके रक्त का निर्माण करवाता है। तो कहां पर रहेगा रस में, रक्त का रंजन कहां होता है, यकृत प्लिया में, खून का बनता है, यकृत प्लिया में बनता है। शाळंगर ने यकृत खाली अकेला बोल दिया, कंट्रोवर्शियल की वो हृदय भी बोलते हैं, अपने को सिर्फ यकृत प्लिया याद रखना है। फिर वाग्भट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वाग्भट स्पेशल। मैंने अपन कुछ पॉइंट पढ़ते थे ना, वाग्भट सुपरमेसी, वाग्भट सुपरमेसी, ये वाग्भट सुपरमेसी वाला पॉइंट अपने को एक रटना है। सब लोग बोलते हैं रंजक पित्त का स्थान क्या होता है, यकृत लिया होता है, यकृत पुला, लेकिन वाग्भट सुपरमेसी बोलती है कि जो रंजक पित्त होता है उसका स्थान कहाँ पे होता है, आमाशय में होता है, ठीक है। तो वाग्भट सुपरमेसी अपन ने यहाँ पे देख ली भैया। वाग्भट सुपरमेसी क्या है कि रंजक पित्त का स्थान जो होता है कहाँ पे होता है, आमाशय में होता है, ठीक है। वैसे वाग्भट सुपरमेसी वाले 3 पॉइंट जब लिखेंगे तो वाग्भट सुपरमेसी में पित्त का स्थान नाभि, ये किसी और ने नहीं बताया, यहाँ लिख देता हूं मैं। पित्त का स्थान जो होता है वो क्या बताया, नाभि। ये भी वाग्भट क्या है, सुपरमेसी से 3 पॉइंट बैठते हैं। और एक बयान वायु के लिए भी कुछ दे रखा है ना। बयान वायु सब बोलते हैं सर्व शरीर में रहती है, वाग्भट बोलते हैं कि हृदय में रहती है और पूरे शरीर में विचरण करती है, इससे करके 3। ये यहाँ लिखा है, देखो अपने यहाँ लिखा हुआ वाग्भट सुपरमेसी वाले पॉइंट मैंने लिखे हैं 3। व्यान वायु का स्थान हृदय, स्पेशली बताया है वाग्भट ने। रंजक पित्त का स्थान आमाशय, ये वाग्भट की स्पेशलिटी है। और पित्त का स्थान नाभि, ये वाग्भट, ये 3 वाग्भट की सुपरमेसी वाले पॉइंट होते हैं, ठीक है। रस धातु का रंजन करके रक्त का निर्माण करता है, बहुत इजी भैया से कर्म। साधक पित्त, देखो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, तुम लोग पेपर सोल्व कर लेना 2022 वाला, इसी में से क्वेश्चन है ना कि साधक पित्त का स्थान कहाँ पे होता है, हृदय में होता है, बस इतना तुम्हें लगा देना। क्या देता है ये, बुद्धि, मेधा, उत्साह, ये सब देता है, नहीं याद रखना है। आलोचक पित्त का स्थान कहाँ होता है, नेत्र में होता है, दर्शन करने का काम करता है। भ्राजक पित्त का स्थान कहाँ होता है, त्वचा में होता है, क्या करता है, त्वचा का प्रकाशन करता है, प्रभा, ताप, इन सबका नियंत्रण करता है, अभ्यंग, परिचय, कालीन, इन सबका पाचन करता है, ठीक है। दलहन बोलते हैं कि ओज और साधक पित्त एक ही, ये अपने को इतना कंट्रोवर्शियल नहीं पढ़ना है भैया ना, बस बोलते हैं कि ओज कोई साधक पित्त अपन मानते हैं। अब ये अपने को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि भेल के अनुसार आलोचक पित्त के 2 भेद होते हैं। आलोचक पित्त जो अपना आंखों में रह रहा है उसके 2 होते हैं, एक होता है चक्षु वैशेषिक जिससे अपन आंखों से देखने का काम करते हैं, और एक होता है बुद्धि वैशेषिक जो श्रृंगाटक मर्म के अंदर रहता है। इसी श्रृंगाटक मर्म पे नस्य का प्रभाव पड़ता है, अपन देखते हैं ना। तो 2 प्रकार के चक्षु होते हैं, ये सॉरी 2 प्रकार के आलोचक पित्त होते हैं, एक होता है चक्षु वैशेषिक जो आंखों में रहता है, और एक बुद्धि वैशेषिक होता है जो अंदर जाके श्रृंगाटक मर्म के अंदर निवास करता है या रहता है, ठीक है। अब आते हैं कफ के एक एक तो इसके प्रकृति गुण जो एक एक मैंने कहीं से लिख रखे हैं, वहां से शुश्रूषा से बताया। तो पाचक का पक्ति आ जाएगा ऑब्वियसली भैया, रंजक का राग आ जाएगा, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। साधक पित्त का मेधा, ऑब्वियसली साधक पित्त हृदय में, हृदय में तो मेधा का काम करेगा ना। आलोचक पित्त क्या हो जाएगा भैया, तेज, तेज आंखों में, नेत्र में रह रहा तो तेज का काम करेगा। भ्राजक पित्त, भ्राजक पित्त कहाँ पे, स्किन में रह रहा है, स्किन में क्या करती है अपने को गर्मी लगती है ना, तो ऊष्मा का काम है। बहुत ईजी भैया ना, अपने को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। पाचक पक्ति आ जाएगा, रंजक में राग आ जाएगा, साधक में मेधा आ जाएगा ना। या इसका ट्रिक बनाया था ना मैंने, मेधा मेधा साधा साधा, मेधा साधा जीवन जीती, ऐसे किया मेधा साधा ऐसे करके याद रखना। साधक वाला क्या होता है, मेधा होती है। आलोचक वाला बहुत तेज होता है, वो सिर्फ नेत्र में रहता है, नेत्र को तेज, नेत्र का पर्याय क्या होता है, तेज होता है। भ्राजक पित्र स्किन में रहता है, वो ऊष्मा देने का काम करता है। चलो कफ पे आ जाते हैं। सबसे आते हैं क्लेदक कफ। क्लेदक कफ को सुश्रुत ने
श्रेष्ठ बोला है और अवलंबक कप को वाग्भट ने श्रेष्ठ बोला है, तो क्लेदक कप आमाशय, क्लेदक कप कहाँ पे रहता है? ऑब्वियसली भैया आमाशय में रहता है। क्या करता है? अन्न का क्लेदन करता है, जो अन्न जो होता है ना उसको गीला करने का काम करता है और अन्य कफों में वृद्धि करता है। ऐसा सुश्रुत बोलते हैं भैया कि अन्य कफों में वृद्धि, इसी के कारण उसको श्रेष्ठ बोलते हैं। वाग्भट बोलते हैं नहीं, अवलंबक कप जो होता है, अवलंबक लंबा करने का काम करता है। कहाँ रहता है? उरह और त्रिक प्रदेश में रहता है। ये त्रिक का संधारण करके हृदय का अवलंबन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, त्रिक संधारण हृदय अवलंबन किस कफ का कर्म है? तो नाम में ये भैया अवलंबन कौन अवलंबक कफ करेगा? वाग्भट इसको श्रेष्ठ रट लेना भैया। वाग्भट कौन सा अवलंबक कफ को श्रेष्ठ मानते हैं और सुश्रुत अपने क्लेदक कफ को श्रेष्ठ मानते हैं। क्लेदक कफ कहाँ पे होता है? ओब्वियसली क्लेदन का कर्म कहाँ करना है? आमाशय में करना। अवलंबक लंबा कहाँ से करते हैं? उर प्रदेश और त्रिक प्रदेश। ओब्वियसली भैया क्या बोलते हैं, अपना जो ट्रंक वाला रीजन है ये लंबा होगा तभी तो बॉडी विकास करेगी, तभी तो अपन लंबे होंगे। ठीक है। बोधक पित्त कहाँ पे होता है भैया? बोधक पित्त, तो बोधक पित्त जो होता है जीवा में होता है। वाग्भट बोल जीवा मूल बस याद रखना, जीवा मूल में होता है, कंठ भी मान सकते हैं, और वाग्भट बोलते हैं रसना। ओब्वियसली बोधक पित्त कहाँ होता है? रस का बोधन करने का काम करता है। तर्पक पित्त कहाँ पे होता है? तर्पक पित्त सिर में होता है, सिर स्थित इंद्रियों को तर्पण करता है। तो ये भी कोई पूछने की बात है, तर्पक पित्त कहाँ होता है। श्लेष्मक कफ कहाँ होता है? संधियों में होता है, संधि का संश्लेषण करता है। ठीक है ना, स्थान अपने को याद हो गए। क्लेदक कफ कहाँ पे होता है? आमाशय में होता है। अवलंबक कफ कहाँ पे होता है? उरह और त्रिक प्रदेश में होता है। बोधक कफ कहाँ पे होता है? रचना में होता है। तर्पक कफ सिर में होता है। श्लेष्मक कफ संधि में होता है। अब आते हैं इसके प्रकृतिस्थ गुण। क्लेदक कफ ओब्वियसली क्लेदन कर रहा है, चिकना कर रहा है। चिकना करने का मतलब क्या होता है? स्नेहन करता है। अवलंबक कफ अवलंबा लंबा जो होता है क्या होता है? बल और स्थिरता देता है। अरे अपन लंबे चौड़े हो रहे हैं तभी तो बल और स्थिरता आएगा ना। तो अवलंबक कफ जो उरह तिक प्रदेश में जाके हृदय में अवलंबन करता है वो बल स्थिरता देता है। बोधक कफ रोपण कर्म करता है। बोरो प्लस करके मैंने याद करवाया था, बोरो। ठीक है ना, तो बोधक कफ क्या होता है? रोपण, बोरो प्लस करके। फिर तर्पक कफ पूर्ण कर्म करता है। तो एक एक पॉइंट यहाँ पे मैंने शायद लिखवाया नहीं था, वहां तक बता दो। पूर्ण कर्म तीन चीज करते हैं, याद रखना। पूर्ण जो होता है तीन चीजों का कर्म होता है। किस किस का होता है? प्राणवायु का, ठीक है, तर्पक कफ का, और एक होती है मज्जा धातु का। ठीक है, इन तीनों का कर्म क्या होता है? पूर्ण होता है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन में पूछेगा ना कि पूर्ण जो होता है किस किस का कर्म होता है। तो प्राणवायु भी पूर्ण करती है, तर्पक कफ भी पूर्ण करता है, और मज्जा धातु भी पूर्ण करती है। मज्जा धातु अस्थियों को पूर्ण करती है, प्राणवायु पूरे शरीर का पूर्ण करती है, तर्पक कफ भी सिर का पूर्ण करता है। श्लेष्मक कफ, नाम में ही श्लेष्मा है, संधि विश्लेष करेगा। स से श्लेष्मक संधियों में रहता है, और संधि का क्या करता है? विश्लेष। अपने को बस ये देखो, चॉइस ऑफ क्वेश्चन बताता हूँ। अपने से ये पूछता है बोधक कफ का क्या कर्म होता है और साधक पित्त का क्या कर्म होता है। ठीक है ना, इनके अलावा ज्यादा अपने से पूछेगा नहीं अंदर का। ठीक है, अब आ जाते हैं चरक अनुसार अकुपित वायु या चर वायु का कर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, सारे के सारे अपने को रटे हुए हैं। चरक सूत्र 12 जो अपन ने वात कलाकली अध्याय पढ़ा है, उस वात कलाकली अध्याय में प्राकृत वायु जो होती है शरीर के अंदर रहने वाली, उसके कुछ कर्म बताए हैं। कौन कौन से कर्म बताए भैया? सॉरी, देख लेते हैं अपन। वायु यंत्र तंत्र धर। वायु क्या होती है? तंत्र यंत्र धर होती है। वात शरीर रूपी यंत्र का धारण करने वाला होता है, और तंत्र मतलब शरीर का, शरीर अवयव का निर्माण करने वाला होता है। अपने को श्लोक श्लोक से याद रखेंगे, श्लोक से एक क्वेश्चन आएगा। वायु यंत्र तंत्र धर, वायु के लिए कहा गया है। प्राण उदान समान व्यायाम अपान, चार पांच प्रकार की होती है। प्रवर्तक चेष्टा वाचा नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। चेष्टा का और जो अपन उच्चारण कर रहे हैं उन सबका प्रवर्तक कौन होता है? वाच ही होता है। ठीक है ना, नियंता प्रणेता च मनस, मन का नियंता और प्रणेता होता है। सर्व इंद्रियाणाम उद्योतक होता है वात। सर्व इंद्रियाणाम अभिवोड़ा होता है। याद है अपने को, सर्व शरीर व्यूकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा शरीर है, उसको अपने कार्यों में कौन लगा रहा है? वायु लगा रहा है। संधान कर शरीर, शरीर का संधान कौन कर रही है? वायु कर रही है, जोड़ के रखने का काम। प्रवर्तको वाचा, वाच जो अपन बोल रहे हैं शब्द कौन? वायु बुलवा रही है। दोषों का संशोषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोषों का संशोषण वायु करती है ना, पित्त नहीं करता है, क्रॉस कर रखा है मैंने। कृत गर्भ आकृति नाम, गर्भ को की आकृति बनाने वाला कौन है? वायु है। और आयुषु अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ना। आत्मा, आयु, आत्मा, मन सब लिख के काट लेना है। आयुषु अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो किसके लिए आया है? वायु के लिए आया है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करवा देते हैं। चेष्टा प्रत्यय भूतो किसके लिए आया है? मन के लिए आता है। ठीक है ना, अपने को क्या क्या याद किया अपन ने? वायु के लिए एक एक श्लोक देख लेते हैं। वायु यंत्र तंत्र धर होता है भैया। फिर प्राण उदान अपान पांच प्रकार की होती है। प्रवर्तक चेष्टा उवाचाना, ठीक है ना, चेष्टा का और जो अपन वचन बोल रहे हैं इन सबका क्या होता है भैया? उच्चारण या उवाचन करने वाला कौन होता है? वात होता है। नियंता प्रणेता च मनस, मन का नियंता और प्रणेता होता है। सारी इंद्रियों का उद्योतक होता है। सारी इंद्रियों के अर्थ का
करवाने वाला अभिवोड़ा कौन होता है? वायु होता है। सर्व शरीर का व्यूह करने वाला कौन होता है? वायु होता है। शरीर का संधान करने वाला कौन होता है? वात होता है। ठीक है ना, याद रख लेना भाई। संधान कर शरीर से किसके लिए आया है? वायु के लिए आया है। प्रवर्तको वाचा, जो वाच अपन बोल रहे हैं उसका प्रवर्तक कौन होता है? वायु होता है। दोषः संशोषणे, दोषों का शोषण करने वाला भी वायु होता है। गर्भ की आकृति देने वाला वायु होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस ऑफ क्वेश्चन, आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो किसके लिए आया है? वायु के लिए आया है। चेष्टा अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो किसके लिए आया है? मन के लिए आया है। ठीक है, चेष्टा प्रत्यय भूतो इंद्रियाणाम मन के लिए आया है, और आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो किसके लिए आया है? वात के लिए। फिर वातलाद्यम सदातुरा, किसने बोला है? चरक ने बोला है कि वात जो वात प्रकृति वाले होते हैं सदा आतुर होते हैं। वाति काद्याम, का आ रहा है जिसमें तो का से काश्चप वाला है, दोनों का मतलब एक ही है लेकिन श्लोक अलग अलग है। वातलाद्यम जिसमें का नहीं आ रहा वो चरक का है, जिसमें का आ रहा है वो किसका है? काश्चप का है। सर्वा ही चेष्टम वो चेष्टा बताना एक बार, चेष्टा अनुभूति क्या बोला था? चेष्टा हाँ, प्रत्यय चेष्टा भूतो प्रत्यय इंद्रियाणाम, ये किसके लिए? मन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्राणिनम, प्राणियों का प्राण किसके द्वारा होता है? वात के द्वारा होता है। तो सर्वा ही चेष्टा वातेन, जितनी भी सारी की सारी चेष्टा अपन कर रहे हैं प्राणियों के प्राण है। प्राणियों में प्राण क्यों है? चेष्टा कर रहे हैं भाई, अपन हिलेंगे डुलेंगे नहीं, पड़े रहेंगे तो क्या लोग अपने को वृत्ति समझेगा ना। तो प्राणियों के प्राण कैसे? सारी जो चेष्टा कर रहे हो किसके द्वारा? वात के द्वारा। ये चरक सूत्र सस्ता का श्लोक है ना, सर्वे ही चेष्टा वातेन प्राणिन प्राण प्राणिनाम स्मृता। फिर चरक चिकित्सा में वायुर बलम वायुर विधाता वायुर धाता शरीरम, ये चरक चिकित्सा 28 का श्लोक है। रेफरेंस भी अपने को याद है ना कि वायु ही आयु को बल देती है, वायु ही आयु का धारण करवाती है। ठीक है ना, वायु क्या? आयु को बल देने वाली होती है, और वायु ही आयु का धारण कर। वायुर आयुर बलम वायुर आयुर धारता शरीर नाम, ये का चरक चिकित्सा 28 का श्लोक है, अपने को याद है। ठीक है, अब प्रधानता बोली गई है, तो प्रधानता में षाडंगर का श्लोक बड़ा फेमस है भैया। क्या? पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु च मलधात्व वायुनाम यत्र नियंते तत्र गच्छति मेघम। दोषों में वात प्रधान होती है क्योंकि पित्त और कफ दोनों पंगु होते हैं। वात की गति के कारण ही दोनों गति कर पाते हैं। जैसे हवा के कारण बादल इधर उधर गति करते हैं, वैसे रेफरेंस भी अपने को याद है और उसका मतलब भी याद है। वाताद ऋतु नास्ति रुजा, वात के बिना रुजा नहीं होती, इतना याद रखना। पित्त के बिना क्या नहीं होता है? पाक नहीं होता है। और कफ के बिना पूई नहीं होता है या कंडू नहीं होता, दोनों याद रखना है अपने को। ठीक है ना, वात के बिना रुजा नहीं होती, पित्त के बिना पाक नहीं होता, कफ के बिना क्या नहीं होता? पूई नहीं बनता है। वायुर्विद ने वात को, मरीच ने पित्त को, और काप्य ने कफ को। चरक सूत्र 12 में अपन ने डिटेल में पढ़ा हुआ है ना। वायुर्विद ने वात के सारे गुण बताए हैं, मरीच ने पित्त के बताए हैं, काप्य ने कफ को शरीर का मूल रक्षक किया है, या इनने इनको प्रधान माना है। चरुक ने ज्ञान अज्ञान में कौन सा दोष कफ उत्तरदायी होता है? ज्ञान अज्ञान में कफ दोष होता है, ये भी चरक सूत्र 12 का क्वेश्चन है, यहाँ एक लाइन में लिख दिया है। प्राण वायु तर्क दोनों का कर्म पूर्ण है, मज्जा धातु की एटकल है, इन तीनों का कर्म क्या होता है? पूर्ण होता है। विवेक समान आयु को प्रकृति से गुण है, मैंने पूरी टेबल ही लिख दी वहां पे, इन्होंने एक एक पॉइंट लिख रखे हैं, तो साइड में अपन ने पूरी टेबल प्रकृति से गुण की लिख दी। उद्वहन उदान वायु को प्रकृति से गुण कहा गया, ये भी अपने को याद है। आचार्य सुश्रुत ने उदान वायु को पवनतम, ये भी मैंने वहीं लिख दिया एक साथ। आचार्य सुश्रुत ने प्राण वायु को श्रेष्ठ वायु, ये भी मैंने लिख दिया वहीं पे। विशेषा जीवित प्राणो उदानम बलोच्यते, आष्टांग हृदय बोलता है कि प्राण अपान प्राण, अरे नहीं यार, ये और श्लोक अलग है, ये सुश्रुत कहा है। अष्टांग हृदय बोलता है विशेष रूप से जो प्राणी है इनको प्राण देना या बल देने का काम करता है। उदान बल देने का काम करता है, उदान वायु बल देने का काम करती है। लेकिन सुश्रुत बोलते हैं इन वायु में भी 3 वायु जो होती है, कौन सी? पास पीएस, प्राण अपान समान, ये तीनों प्रकार की वायु जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। तो जठराग्नि जो होती है ना, उसको अपने को पास में रखना पड़ता है, या पास कर जठराग्नि, ये पास से आना। प्राण अपान समान, ये तीनों वायु क्या करती है? जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, ये तीनों वायु जो होती है जठराग्नि, इनसे प्रदीप्त होती है। ठीक है, दूषणात् दोषो धारणात् धातु मलिनीकरणात् मला, हाँ ये वाला श्लोक मैंने बताया, दूषणात् दोषो धारणात् धातु मलिनीकरण मला किसका है? षाडंगर का है, रेफरेंस याद रखना। तरतब भेद से त्रिदोष के 63 होते हैं, चरक 62, चरक के 62 बस याद रखना, विकल्प भेद जो अपन चरक
के 18वें नंबर के चैप्टर में पढ़ते हैं। ऋग्वेद में त्रिदोष के लिए त्रिधातु शब्द आया, याद रखना भैया, ऋग्वेद में त्रिदोष के लिए त्रिधातु शब्द आया क्योंकि दोष साम्य अवस्था में धातु की तरह ही व्यवहार करते हैं। देखो ये पीएससी बिहार पीएससी कहीं नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पीएससी में ना, कि ऋग्वेद में त्रिदोष के लिए क्या शब्द आया है, क्यों, त्रिस्तंभ में क्या क्या होता है, त्रिस्कंद में क्या होता है, त्रिस्तंभ में क्या है। ये एक वन लाइनर क्वेश्चन बड़े पूछते हैं ना, घुमाता फिराता नहीं एमपीपीएस, सिर्फ वन लाइनर फेंक के मारता है। तो त्रिदोष के लिए त्रिधातु शब्द आया किसमें, ऋग्वेद में। वो बोलते हैं कि समान अवस्था में रह रहा है दोष, तो वो क्या होते हैं, धातु की तरह या नॉर्मल यूज ही होते, नॉर्मल कर्म ही करते। त्रिस्तंभ सबको पता है, वात पित्त कफ को त्रिस्तंभ या त्रिस्थूण करते हैं, ठीक है। त्रि उपस्तंभ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य सबको पता है, वाग्भट ने इसी ब्रह्मचर्य को अब्रह्मचर्य बस कर दिया है। फिर त्रिसूत्र या त्रिस्कंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। त्रिसूत्र या त्रिस्कंद, इनको क्या बोलते हैं, हेतु लिंग औषध। त्रिसूत्र तो अपने को याद हो जाता है, त्रिस्कंद में कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो त्रिस्कंद स्थूल करके याद रखना, जो स्थूल पूरे आयुर्वेद का स्थूल ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, वात पित्त कफ होता है, ठीक है ना। तो त्रिस्थूल जो होता है क्या होता है, वात पित्त कफ होता है, ठीक है। फिर स्कंद त्रय, आखिरी में इसमें ना यह आता है, त्रय आता है ना, तो इसमें हेतु दोष द्रव्य आता है, ठीक है ना। अपने को याद है इसको, हे HT, मेरे को तो ऐसे ही याद था पर मैंने कुछ तो बनाया था, इसका कोड भूल गया। हेतु दोष द्रव्य जो होता है वो क्या होते हैं, स्कंद त्रय होते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार पूछ लेता हूँ, त्रिस्तंभ या त्रिस्थूण वात पित्त कफ को बोलते हैं। त्रय उपस्तंभ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य होता है। फिर त्रिसूत्र या इसी को बोलते हैं त्रिस्कंद, ठीक है ना। त्रिसूत्र या त्रिस्कंद हेतु लिंग औषध होता है। और स्कंद त्रय, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, स्कंद त्रय दोष हेतु दोष द्रव्य होता है। हेतु दोष औषध की जगह हटा दिया अपन ने, क्या वो क्या रखना है इसमें, द्रव्य रखना है ना, हेतु दोष द्रव्य, ये क्या होता है, स्कंद त्रय होता है, ठीक है। ये अपना दोषों के बारे में, वात पित्त कफ के बारे में जितने इंपोर्टेंट पॉइंट अपने आयुर्वेद के जनरल नॉलेज में उसमें दे रखे थे वो अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब अपन चालू करते हैं क्या, धातु और उपधातु। कितना है धातु साला, बहुत समय लगेगा यार। चलो आज पहला दिन है तो आज थोड़ा कम रखते हैं, कल थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। हाँ यार, आज मेरी वो भी थी यार सिनॉप्सिस। पहले ही दिन नहीं